हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस सिंगल वीडियो के अंदर हम इस कंप्लीट चैप्टर को खत्म कर देंगे। और इस चैप्टर की अगर वेटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का जो है वो सीबीएसई फाइनल एग्जाम में आपको इस चैप्टर से मिलेगा, जिसमें एक 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, एंड इसका ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। तो चलिए, अगर टॉपिक्स की बात करें तो हमारा ये जो चैप्टर है इसका जो टॉपिक है, फर्स्ट बेसिक आइडिया है डिस्प्लेसमेंट करंट का। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है, उसका जो नेचर है ट्रांसवर्स नेचर, उसका हल्का बहुत आइडिया, बहुत ज़्यादा नहीं है। देन हम स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे क्या कि वेरियस टाइप्स ऑफ ईएम वेव कौन सी है, और हम फिर उनके प्रोडक्शन और यूजेस की बात करेंगे कि वो वेव्स कैसे यूज होती हैं या उनका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जो इस चैप्टर में आपका यूज़ होगी। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ का, क्योंकि उसका इसमें यूज़ है। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ा। तो हमने मैग्नेटिज्म, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर हम पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, या जिसको हम बोल देते हैं एम्पियर लॉ। ठीक है, आप इसको सिंपली एम्पियर लॉ भी बोल सकते हो, और हम इसको एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोल देते हैं। तो बेसिकली ये एक लॉ था जो एम्पियर ने दिया था, जिसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड किसका, अगर किसी वायर में करंट है तो उसका हम मैग्नेटिक फील्ड इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या था ये लॉ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट अस से कोई वायर है और उस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है। एक से ज्यादा वायर भी हो सकती है। तो अगर मैं उस वायर के अराउंड एक लूप कंसिडर करता हूँ, तो इस लूप के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, या जिसको मैं बोलता हूँ बी डॉट डी एल। और अगर ये क्लोज लूप है तो इसके लिए ये साइन लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू म्यू नोट टाइम्स टोटल करंट जो इस वायर में फ्लो कर रहा है। तो ये हमने जो है चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था, और अभी वीडियो अपलोड नहीं की तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया देता हूँ बच्चे। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है, और डीएल है यहाँ पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम जनरली उस लूप पे कंसीडर करते हैं। म्यू नोट यहाँ कांस्टेंट है, और आई यहाँ पर टोटल करंट जो वायर का है, टोटल करंट इन वायर जो लूप में है। इसको जनरली आप कंडक्शन करंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये वायर्स के अंदर है, कंडक्शन करंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लो का यूज क्या है, तो अगर आप इस लो में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग रहा है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, कंडक्शन करंट है वायर में, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो मैं आपको एक सिंपली इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं। सो हमने क्या कंसीडर किया, एक वायर कंसीडर कर ली ये, और मान लो इस वायर में कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और मैंने एक इमेजिनरी पॉइंट लिया पी इस वायर के पास। तो अगर मैं इस पी पॉइंट में से पास होता हुआ एक इमेजिनरी लूप बना दूं, तो इस लूप के लिए मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं तो आपको पता है क्या होगा, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स आई होगा। अब बी क्या है, देखिए, अब ये जो लूप लिया मैंने, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल। मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के अलोंग होगा टेंजेंशियल, क्योंकि वायर में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आप देखें तो सर्कुलर लूप में होता है, वो भी टेंजेंशियल मिलेगा। तो थीटा यहाँ पर दोनों के बीच में जीरो है, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ बी इंटू डी एल, को जीरो वन बन जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो यहाँ से जो बी आया वो आया इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो डीएल छोटा सा पाथ है, पूरा करेंगे सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। तो ये 2 पाई, लेटर से जो डिस्टेंस है या ये रेडियस का काम कर रहा है, उसको मैंने आर लिख दिया। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई। और अगर इस फॉर्मूले से देखा तो हमारे पास क्या मिला, म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। एक्चुअल में ये एम्पियर सर्किट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन भी है। तो मुझे कुल मिला के क्या पता लगा कि अगर वायर में करंट है तो उसके पास किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं। इवन अगर एक्चुअल में चेक करना है तो एक कंपास नीडल रखो यहां पर, वो डिफ्लेक्शन से शो करेगी। लेकिन गड़बड़ तब हुई बच्चे, गड़बड़ तब हुई जब हमने किसकी बात की, कैपेसिटर की बात की। किसकी बात की, कैपेसिटर की। सो लेट अस से मेरे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक ये प्लेट है और एक इस तरह का हमने प्लेट और कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये दो पैरेलल की प्लेट की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की
हमने प्लेट कंसीडर कर ली। अब क्या है भाई, इधर एक वायर, इधर भी एक वायर, हम मान लीजिए इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमने मान लो बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ वायर में। वायर का करंट जनरली कंडक्शन करंट कहलाता है। क्या यहाँ से करंट जाएगा? बिल्कुल जाएगा, और करंट इस तरह से इसमें फ्लो होके वापस आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो ये प्लेट है इस पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट करेगा इनिशियली, और इस साइड में नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट करेगा कैपेसिटर के अंदर। तो जैसे जैसे इस वायर में, मैं वायर की बात कर रहा हूँ, आपसे बोलूं कि जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा था, बैटरी की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट किया। इंक्रीज ना लिख के मैं बोलता हूँ जैसे जैसे क्या हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो जो कैपेसिटर है की जो प्लेट है, प्लेट्स है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही प्लेट चार्ज होना स्टार्ट हुई तो इसके अंदर प्लेट्स के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना स्टार्ट हुआ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। रीजन, जैसे जैसे प्लेट चार्ज हो रही है तो उस पर चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। और जैसे ये फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, अब करंट आना बंद हो जाएगा इस वायर के अंदर, करंट में वायर में करंट आना बंद हो जाएगा ये कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा तब। तो ये नहीं, ये जो कैपेसिटर की अंदर वाली जगह है, ये कैपेसिटर के अंदर वाली जगह, ये कौन सा रीजन है तुम्हें पता है? ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, चेंजिंग विद टाइम। ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, क्योंकि पर यूनिट एरिया, या अगर किसी यूनिट एरिया के लिए हम कैलकुलेट करें तो बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंजेस विद टाइम। कहाँ पर? इस कैपेसिटर की प्लेट के अंदर। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, हालांकि एक्सप्लेन करने के तरीके मल्टीपल है, लेकिन एक सिंपल सा सवाल है बेटा, अगर मैं इस वायर में अगर करंट लेटर से आई जा रहा है, मैं इस पॉइंट के अराउंड, यहाँ पर इस वायर के अराउंड एक पॉइंट बनाता हूँ P, और एक अंदर पॉइंट बनाता हूँ Q। तो P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तुमसे तो आप सिंपली बोलोगे सर अभी भी कैलकुलेट किया था, म्यू आई अपॉन में 2 पाई इंटू में डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, यस। और अगर मैं आपसे बोलूं एट पॉइंट Q, अच्छा Q पॉइंट का बताओ, तो अब बायोसोर्स लो, सॉरी एम्पियर लो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भाई करंट तो कुछ है ही नहीं वहां, क्योंकि अंदर तो कैपेसिटर खाली है, यहाँ पर तो वैक्यूम है। तो यहाँ जीरो लिखेंगे, जीरो लिखते ही करंट मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो मिलना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अगर हम कुछ प्लेट प्लेट रख के देखें कंपास वगैरह, या फिर हम किसी और तरीके से चेक करें, वहां मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अब क्वेश्चन आया कि सर अगर हम एम्पियर लॉ को देखें तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए क्यू पॉइंट पे, और आप बोल रहे हो कि फील्ड अंदर मिलता है, तो हो नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये देखा कि यहां तक तो करंट आ रहा था वायर में, लेकिन उसके बाद इतनी सी जगह में करंट का क्या, यहाँ पर क्या करंट गायब हो गया, और फिर यहां से करंट वापस आ गया उतना ही कंटिन्यूटी में, और फिर करंट ऐसे कंटिन्यूटी फ्लो कर रहा है। अगर करंट कंटिन्यूटी में फ्लो कर रहा है तो यहाँ इस रीजन में क्या था, इस रीजन में क्या करंट जीरो हो गया? नहीं, इस रीजन में करंट जीरो नहीं हुआ। वायर में जो करंट जा रहा है हम उसको जनरली बोल देते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोल देते हैं? कंडक्शन करंट। लेकिन इस कैपेसिटर के अंदर एक ऐसी जगह, ये वाला ये जो रीजन है, इस रीजन की खास बात क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है, वहां पर भी एक करंट होता है, वहां पर भी क्या होता है, एक करंट होता है, और उस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। सो अभी नेक्स्ट पेज पे इसकी डेफिनेशन भी मैं प्रॉपर्ली दिखा दूंगा जो लिखी हुई है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स चेंज हो, और इसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, वैक्यूम होगा तो भी ये करंट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, चेंजिंग फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए डेफिनेशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका सिंबल आई डी होता है, आई डी ये इसका सिंबल रहता है। तो सिंपल आप लिख सकते हो, देखो that current which comes into existence whenever there is change in electric flux, या फिर there is change in electric flux या field, मतलब दोनों में प्रॉपर वर्ड बात करें तो फ्लक्स मेन वर्ड है। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वहां पर जो करंट होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखो जनरली आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम में हमने ये चीज पढ़ी है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो भाई इसके साथ भी डी बाई डी टी लगाया और इसके साथ भी डी बाई डी टी लगाया। अब जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख दूं, क्या बचा, डी क्यू बाई डी टी बचा यहाँ पर, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट के अंदर जो चार्ज चेंज हो रहा है पर सेकंड में, वो यहाँ पर करंट ही तो है, और लेकिन ये करंट का नाम हमने रख दिया आई डी। तो हमारा जो डी फाई ई बाई डी टी जो है
वो हमारा 1/ε0 × ID है। और यहाँ अगर से मैं आपसे ID की वैल्यू पूछूं तो ε0 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या बचा d∅e/dt। तो कुल मिला के मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला मिल गया, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। सो फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है डिस्प्लेसमेंट करंट का, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस साइड में। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू ε0 d∅e/dt। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। 1 मार्क का तो डायरेक्ट ये भी पूछ लेते, ठीक है ना। फॉर्मूला पूछा हुआ है प्रीवियस सीबीएसई के क्वेश्चन पे। और एक चीज देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए फील्ड होना जरूरी है? नहीं, फील्ड का चेंज होना जरूरी है, ठीक है। फॉर ID, फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होना जरूरी है। अगर कहीं पर फील्ड या फिर जो फ्लक्स है बच्चे वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। ये बात याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और इस करंट के लिए मीडियम जरूरी नहीं है, इवन ये वैक्यूम के अंदर भी मूव कर सकता है, बिकॉज इसके लिए फील्ड सेटअप होना जरूरी है। फील्ड तो कहीं भी हो सकता है। एम्पियर लो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग चीज है भाई। एम्पियर का लो तो फेल हो गया था, उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी का रीजन मैंने बता दिया, ठीक है। ये आपको बता चुका हूँ कि एम्पियर लो क्यों फेल हुआ था, इस फॉर्मूले में क्या गड़बड़ हुई थी। क्योंकि एम्पियर की गड़बड़ का रीजन ये था, वो सिर्फ और सिर्फ वायर्स के करंट की बात करता था, वो कंडक्शन के करंट की बात करता था। तो उसके फॉर्मूले में जो आई है एक्चुअल में ये कंडक्शन करंट है। क्या है? कंडक्शन करंट है, जो कंडक्टर्स में होता है, जो वायर्स में होता है, ठीक है, कंडक्शन करंट। लेकिन बाद में एम्पियर ने मैक्सवेल ने बोला भाई देख तू गड़बड़ कर रहा है, कैपेसिटर के अंदर वाले रीजन में तू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो अंदर वाले रीजन में जो करंट है उसका नाम हमने डिस्प्लेसमेंट करंट रखा। तो आज के बाद तेरा लो थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्या लिखा गया? B.dl इज इक्वल टू म्यू नोट, आई नहीं लिखा, IC प्लस ID, बस यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, यहाँ पर लिख दिया गया IC प्लस ID। और यहाँ पर आप समझ ही चुके होंगे टोटल करंट जो है वो कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट है। और चाहो तो डिस्प्लेसमेंट करंट का यहाँ फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। तो ये जो नया लो बना इसको बोला गया एम्पियर मैक्सवेल लो, या फिर मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लो, ये भी बोल सकते हैं। जनरली जो कंडक्टिंग मीडियम्स है, वायर्स हैं, वहां पर आपको कंडक्शन करंट मिलेगा, यानी जो करंट होगा I होगा वो IC के इक्वल होगा, वहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, ठीक है। और जनरली इंसुलेटिंग मीडियम्स में अगर मैं आपको वैक्यूम की बात करूं, खाली जगहों की बात करूं, वहां पर कंडक्शन करंट 0 होगा और वहां टोटल करंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से होगा। अभी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेटर से हम कैपेसिटर वाला वही सेम डायग्राम यहाँ से कॉपी करते हैं, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो इस कैपेसिटर की अगर आप डायग्राम में बात करें तो यहाँ पर करंट है, अंदर भी मैंने बोला करंट है। तो कंटिन्यूटी की बात करें तो वायर में अगर यहाँ करंट निकालोगे वो प्योरली कंडक्शन की फॉर्म में होगा, और यहाँ पर अंदर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो करंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होगा। फिर से अगर यहाँ बाहर बात करोगे करंट जो होगा वो कंडक्शन की फॉर्म में होगा, ठीक है। करंट की कंटिन्यूटी रहेगी। और ध्यान रखना, अगर वायर में कंडक्शन करंट IC चल रहा है और कुछ देर बाद वायर नहीं है, वहां वैक्यूम है, तो वहां वही करंट शायद डिस्प्लेसमेंट में बदल गया, तो इट मीन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। उस केस में कंडक्टिविटी अगर कंटिन्यूटी में है तो ये इक्वल होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट, तो हम थोड़ा बहुत आइडिया ले चुके हैं कंडक्शन करंट का। तो एक क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो हमसे कहा कि अभी एक 20 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, यानी C का वैल्यू 20 माइक्रोफेराड दे दिया आपको, ओके। फिर बोला चार्ज किया उसको एक वोल्टेज सोर्स की हेल्प से, और उसका जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, मींस dV/dt दे रखा है तुम्हें। यस, कितना? 3 वोल्ट पर सेकंड। कैसे पता लगा ये dV/dt है? क्योंकि वोल्ट पर सेकंड दे रखा है। और आपसे पूछा क्या? कंडक्शन करंट बताओ उसके अंदर। कंडक्शन पूछ रहे, सिंपल। कंडक्शन तो वायर्स में होता है, तो आप बताओ क्या कैपेसिटर C जो होता है, सॉरी कैपेसिटर के लिए चार्ज जो होता है वो C/V होता है, Q = C/V। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो ये बना dQ/dt, और इधर डिफरेंशिएशन किया किसका? C/V का। C तो कांस्टेंट है, बाहर आया, क्या बचा? dV/dt। तो dQ/dt हमारा करंट है, कौन सा? कंडक्शन करंट है। क्या हुआ? ये C/dV/dt हुआ। अब C का वैल्यू तुम्हें गिवन है 20 माइक्रो के लिए, मैंने -6 लगा दिया यहाँ पर। और dV/dt तो डायरेक्ट आपको 3 गिवन है, तो कितना आया? 60 × 10⁻⁻6 एम्पियर। तो आप इसको 60 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हो। तो हमारा जो कंडक्शन करंट आया वो 60 माइक्रो एम्पियर आया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा भाई डिस्प्लेसमेंट करंट भी बता दो प्लेट्स के बीच में। तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सा है? ये कंडक्शन ही तो डिस्प्लेसमेंट में करंट हुआ।
कन्वर्ट हुआ, तो आईडी आईसी के इक्वल ही है, ये भी 60 माइक्रो एम्पियर ही है। तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखो ये दोनों 60-60 हैं। समझ चुके होगे क्वेश्चन। अब बारी आती है मैक्सवेल की इक्वेशंस की, तो मैं इसको अलग से आपको डिटेल में बता देता हूँ भाई ये इक्वेशंस है क्या। तो हमारे जो मैक्सवेल अंकल थे उन्होंने कुछ पुराने लॉज यूज किए फिजिक्स के, मतलब कुछ डायरेक्ट चीजें उठाई और उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया एज अ मैक्सवेल इक्वेशन। तो अगर मैं बात करूं तो मैक्सवेल ने जनरली 4 मेन बातें या 4 लॉज को डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसी को मैक्सवेल इक्वेशंस बोल देते हैं। ये 4 लॉज हैं क्या, मैं आपको उन इक्वेशन को बताता हूँ वन बाय वन। तो जो फर्स्ट है वो एक्चुअल में हमने जो पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, वो गोज लॉ वही है, गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अपने अकॉर्डिंग उसने बताया, क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको शायद पता होगा गोज लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें फॉर्मूले की बात करें तो वहां फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी ई डॉट डी ए निकालते हैं। डी ए लिखा है तो थोड़ा एरिया पूरे के लिए इंटीग्रेशन का साइन, और ये आपको पता है क्लोज सरफेस के लिए लगाते हैं, तो यहाँ सर्कल लगाया। किसके इक्वल होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ये जो चीज है भाई, यही यही आपका मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। बोलेंगे सर ये तो गॉस थ्योरम है, हाँ इसी को मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका कंक्लूजन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इसको यहाँ लिखने का कंक्लूजन या इंपॉर्टेंस ये सिर्फ बताने के लिए है कि भाई फ्लक्स जो है वो कौन क्रिएट करता है, चार्ज क्रिएट करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि चार्ज की वैल्यू, तो आपको पता है सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। रीजन आप यहाँ पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नॉन जीरो है, मतलब यहाँ कुछ वैल्यू राइट हैंड साइड में दिखा रहा है। नॉन जीरो का मतलब क्या बेटा, दो ही केस है, या तो आपको आउटवर्ड मिलेगा फ्लक्स, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा अंदर की तरफ फ्लक्स, यही तो रीजन है। और अगर आउटवर्ड मिल रहा है तो मतलब वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर, और अगर इनवर्ड है तो शायद वहां पर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। इट मीन मैं कुल मिला के कह सकता हूं कि अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो मीन्स चार्ज है, चार्ज सिंगल होगा या प्लस का या माइनस का। इससे कंक्लूजन निकला कि मोनो या फिर सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट, ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, अब इसी तरह से मैग्नेटिज्म के अंदर भी एक लॉ दिया है, वो हमने अभी नहीं पढ़ा लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जिसको बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म की कुछ अलग कहानी है। अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा सा कंक्लूज करता हूँ, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे ये मैंने कंक्लूजन लिखा कि मोनो चार्ज या सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, इसी साथ एक स्टेटमेंट और है कि भाई देखो फ्लक्स अगर कुछ ना कुछ है, लाइनें या तो बाहर जा रही है या अंदर जा रही है, तो वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, ये भी आप इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। अब मैग्नेटिज्म वाला भी बिल्कुल सेम ऐसे यही फॉर्मूला लिखना है, बी लगा देना बस ई की जगह, डॉट डी ए, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और क्लोज क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए। लेकिन मैग्नेटिज्म की बात करें बेटा, ये जीरो होता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, तो कंक्लूजन क्या निकला बताओ। कंक्लूजन भाई ये निकला कि अगर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब जितना फ्लक्स इनकमिंग है, अंदर आ रहा है, उतना ही आउट गोइंग है। और ऐसा करने के लिए बताओ एक पोल से काम चल जाएगा, नहीं। अगर इनकमिंग है तो शायद साउथ पोल है, और आउट गोइंग भी है तो नॉर्थ पोल भी है। इट मीन कंक्लूजन ये निकला कि दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, ट्राई पोल एग्जिस्ट। ठीक है, ऑलवेज। या इसका उल्टा लिखूं तो मैं बोल सकता हूं मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कि मैग्नेटिज्म में मोनोपोल जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। और एक कंक्लूजन ये भी बता सकता हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, फॉर्म क्लोज लूप क्यों बनाती है बताओ, रीजन ये है क्लोज लूप्स। तो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इससे। देखो दोनों एकदम मैच कर रहा है, ये ई रो डी है, ये बी रो डी है। इंटीग्रेशन मतलब पूरे की निकाल रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। आप इसको सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो। ये जो इस साइड ये जो चीज लिखी हुई है, बता दो थोड़ा सा आपको। तो बच्चे ये जो चीज लिखी हुई है ये, ठीक है, इसको बोलना हो ना तो हम ऐसे बोल सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अच्छा नीचे वाला गैस कर ही सकते हो क्या बोला जाएगा इसको, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर सरफेस। ठीक है, इस चीज को भी हम बोल सकते हैं बोलना हो तो।
चलिए अब थर्ड पे हम बात करते हैं। देखिए अभी हम टॉपिक पे नहीं पहुंचे, तो एकदम डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सो थर्ड थर्ड जो है हमारा वो है लेंस लो। लेंस लो ये हमने अभी नहीं पढ़ा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसका मैं थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखता हूँ, फिर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, यानी जो वोल्टेज होता है, वो होता है माइनस डी फाई बी बाई डी टी, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डी फाई मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखें तो बच्चे इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एल, ठीक है, ई डॉट डी एल ये लिख सकते हैं माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, और यहाँ पर आप क्लोज सरफेस का साइन बना, क्लोज लूप का साइन बना दीजिए। तो ये आपका जो है ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है। अब यूजेस बताऊं अगर मैं इसमें, तो शायद आपको पता है कि ये जो इधर आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है यहाँ पर, और यहाँ नीचे dt दिख रहा है। इसका मतलब हम इससे ये कंक्लूड निकालते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके टाइम के साथ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो। ये इसने आइडिया दिया था कि किस तरह से मैग्नेट के मोशन से हम करंट बनाते हैं, ये लेंस लो ने बताया था, ये इसका कंक्लूजन है। इसी तरह से फोर्थ हम बात करें तो फोर्थ आपको पता है मैक्सवेल और एम्पियर का मॉडिफाइड लो, जिसको मैक्सवेल एम्पियर लो बोलते हैं, या एम्पियर मैक्सवेल लो भी बोल सकते हैं, या एम्पियर्स मॉडिफाइड लो भी बोल सकते हैं, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्या था वो, बी डॉट डी एल क्लोज सरफेस क्लोज लूप के लिए सॉरी इज इक्वल्स टू आई सी म्यू नो टाइम्स आई सी प्लस आई डी। आई डी को मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। अच्छा इस फोर्थ इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इससे पता क्या लग रहा है भाई, पता ये लग रहा है कि यहाँ पर आप देखो यहाँ पर फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है ये, ठीक है। और नीचे dt है, मींस टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अगेन कि टाइम वेरिंग, टाइम के साथ चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करता है, कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो कुल मिला के इन दोनों से यही पता लग रहा है भाई, तुम B को चेंज करके E बना सकते हो, तुम E को चेंज करके B बना सकते हो, ये इन दोनों से कंक्लूड होता है। अच्छा दोनों में कॉमन चीज भी दिख रही है, ये E डॉट डी एल, ये B डॉट डी एल। पहले वाले में डॉट एरियाज के साथ था, यहाँ लेंथ के साथ है। तो इस चीज को बोलने का भी एक तरीका है, इस चीज को भी बोलने का एक तरीका है। वहां हमने सरफेस इंटीग्रल लिखा था, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल, क्योंकि लेंथ के साथ है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड लूप बोलेंगे, यहाँ एरिया नहीं है लूप बोलेंगे। अब इसका तुम गैस कर ही सकते हो, यहाँ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप बोल सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा कुछ बुक्स में फिफ्थ इक्वेशन भी लिख देते हैं, ठीक है, हालांकि नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, मैं आपको बता देता हूँ। लोरेंज फोर्स को ही फिफ्थ इक्वेशन बोलते हैं। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है तो उस पर जो टोटल फोर्स लगता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स और मैग्नेटिज्म का फोर्स दोनों लगता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला Q इंटू ई होता है, आपको पता है, और इसका फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B होता है। तो दोनों को मैं अगर लिखूं तो टोटल फोर्स जो आएगा Q कॉमन E प्लस V क्रॉस B, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सवेल की फिफ्थ इक्वेशन है, लोरेंज फोर्स इसको बोलते हैं। लेकिन ये चार मेन है इक्वेशन याद होनी चाहिए। कंक्लूजन का आपको आइडिया मैंने बता दिया क्या है। अब शायद थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सुनकर मुझे एक चीज पता लग गई कि अगर कहीं पर मैं ई को चेंज करवाऊं तो ऑटोमेटिक वहां बी प्रोड्यूस होगा, है ना, बी बन जाएगा, और वो बी बनेगा वो भी चेंजिंग बनेगा। अगर मैं किसी तरह से इसको भी देखूं कि अगर ये चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा, तो ये वापस से किसको प्रोड्यूस करेगा, ई प्रोड्यूस करेगा। और अगर ई प्रोड्यूस हो रहा है वो फिर से चेंजिंग है तो वो वापस से क्या करेगा, बी प्रोड्यूस करेगा। तो ये नहीं, एक दूसरे को तो ये प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो इस तरह से एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी और उसको हम नाम दे देंगे वेव। क्या नाम दे देंगे, वेव। अच्छा ये वेव बनी किससे, ये वेव यानी जिसको मैं अभी बोल रहा हूँ डिस्टरबेंस जो है ये बनी किससे, ये बनी चेंजिंग
ई एंड बी से बनी, ठीक है। और क्या इसको डिस्टर्बेंस को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए? अरे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फील्ड सेटअप होने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। हाँ, इवन मीडियम होगा तो उल्टा ई और बी की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, थोड़ी कम हो जाएंगी। अदरवाइज इस तरह की डिस्टर्बेंस के लिए मीडियम नहीं चाहिए। और इस तरह की डिस्टर्बेंस को, इस तरह की वेव को जो ई और बी के चेंज होने से बनती है भाई, उसको ही हम नाम देंगे ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमने पढ़ना है अभी। तो उस तक पहुंचने से पहले एक बात और बता दूं। देखिए बेटा, वेव वर्ड का मीनिंग या फिर रेडिएशन वर्ड तुम्हें मिले या रेज मिले, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज समझना एक बार। तो वेव का एक्चुअल मीनिंग होता है एक ऐसा डिस्टरबेंस जो क्या करता है, एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करता है, ध्यान रखना, ठीक है। वेव हमेशा एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है। अब जनरली हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो वेव को हम कुछ 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेनली। वैसे तो बहुत सारी अदर कैटेगरीज है। मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, और दूसरा होता है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरा कैटेगरी हम बना सकते हैं मैटर वेव्स। एकदम डिटेल में बता रहा हूँ चैप्टर का, ठीक है। मैटर वेव्स जनरली आपने फर्स्ट वेव जो देखा, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है, रिक्वायर मीडियम। तो ये हम नहीं पढ़ रहे, इनको मीडियम चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, वाटर वेव्स है, सरफेस वेव है, रोप के अंदर जो है, स्टिंग्स के अंदर जो होती हैं वो आपका मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और जनरली इनकी नेचर की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि अगर एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डीओपी में लिखूंगा, मींस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो उस वेव में जो भी पार्टिकल है वो मूव करता है, टू एंड फ्रो एसएचएम करता है, उसका एसएचएम डायरेक्शन के अलोंग होता है, उसी पाथ पे होता है। ईएम वेव कुछ अलग है, हमने इस चैप्टर में ईएम वेव को ही डिस्कस करना है। इनको मीडियम नहीं चाहिए, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। मीडियम नहीं है तो वेल एंड गुड, बेस्ट, सबसे फास्ट चलेंगी। और मीडियम आने से थोड़ा स्लो हो जाएंगी, लेकिन ट्रेवल जरूर करेंगी। जैसे हम बात करते हैं लाइट की, हम बात करते हैं एक्सरे की, गामा रेज की, पूरा चैप्टर इसके बारे में, टोटल ये 7 होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे। नेचर की बात करें, ये ट्रांसवर्स नेचर होता है इसका, ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर में क्या होता है कि वेव अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो उसमें जो भी चीज वेरी कर रहा है, अब इसमें पार्टिकल्स तो है नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, उसका वेरिएशन, उसका एसएचएम क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन होगा, ठीक है। इस नेचर को ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी आती है हमारी मैटर वेव्स, जनरली जिसको हम डी ब्रोगली वेव भी बोलते हैं। ये हमने डुअल नेचर चैप्टर में पढ़ा है, मूविंग पार्टिकल्स के साथ वेव होती है, इसका अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हर मूविंग पार्टिकल मैटर वेव प्रोड्यूस करता है, ये उसके बारे में है, जिसको अपने याद हो लैम्डा h/p से लिखते थे, h/mv इसका फॉर्मूला होता था। तो हमारा डिस्कशन इस सेकंड नंबर पे है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले वही आती है डेफिनेशन, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको शॉर्ट में हम ईएम वेव्स बोल रहे हैं, ये होती क्या है। तो देखो, एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों कांस्टेंट है नहीं, दोनों वेरी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरी करते हैं टाइम के साथ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वेव लेटर से एक्स एक्सिस में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाई और जी में होगा, और मतलब चेंज हो सकता है, बट होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के बोल सकते हो एक ऐसा वेव जिसमें ई एंड बी साइनोसोडियल वेरी कर रहा है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। तो देखिए डेफिनेशन, वेव विच हैज साइनोसोडियल वेरिएशन, यहाँ पर वर्ड साइनोसोडियल वेरिएशन का मीनिंग है जो ग्राफ फॉलो करता है साइन या कोस का, ठीक है, इस तरह का ग्राफ फॉलो करता है, उसको साइनोसोडियल वेरिएशन बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा है, जो नीचे तुम देख रहे हो ये वेव नहीं है, ये एक्चुअल में ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ किस चीज का है, ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो बोल सकते हो वेव जिसमें साइनोसोडियल वेरिएशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एंड साथ में परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, इनको ईएम वेव्स कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे मेन चीज मैं बता दूं, रिप्रेजेंटेशन अभी मैं नेक्स्ट पेज पे बना के दिखाता हूँ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और जनरल जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, हमें कैसे पता लगता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मींस वेव किधर की तरफ प्रोपेगेट करेगी, ये हमें पता लगता है बच्चे ई का बी के साथ क्रॉस करने से। ये एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो जब आप ई और बी का क्रॉस करते हो तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें डायरेक्शन बताएगा वेव किधर ट्रेवल करेगी। अब इस वेव के ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम 3 एक्सिस बना लेते हैं,
तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो एक मैंने ये बना लिया भाई, एक एक्सेस ये बना लिया और एक एक्सेस ये बना लिया। अब किस पे कौन सा दिखाना है ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। जनरली हम वेव को इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ DOP मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब दो ही चीज तो बचती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इस एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दूंगा तो मुझे इस पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाना पड़ेगा। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ, ठीक है। अब ई का ग्राफ, साइन का ग्राफ बनाना है, तो साइन का ग्राफ आपको पता है कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, तो आप बना लीजिए इस तरह से ग्राफ, ठीक है। अब यहां पर इस लाइन को थोड़ा सा बनाना हो तो सॉलिड लाइन भी बना लो। अब यहां पर क्या है, एक चीज ध्यान रखना, मैं ऐसे लाइनें बना रहा हूं, यहां पर मैं कुछ लाइंस बना रहा हूं। ये लाइन कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज चेंज हो रही है, ये कुछ नहीं, बताने के लिए कम थी ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, ठीक है, नहीं बनाओगे चलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को बताने के लिए सेम एज इट इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप डायरेक्शन में इसका वैल्यूज आ गया, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पीक वैल्यू, इसको जनरली ई नोट से लिखते हैं, पीक वैल्यू बोल देते हैं इसको, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। तो ये हमने दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है इसी सेम ग्राफ के अंदर, चलिए मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले प्लेन में होगा पहले तो, क्योंकि बी एक्सिस ये नीचे वाला प्लेन है, तो इसलिए मैं लाइन को थोड़ा सा कर्व बना देता हूँ, हल्का सा 3D लुक देने के लिए, ठीक है। सो ये मैं बना देता हूँ इस तरह से, और इसको भी मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है कैसे चेंज हो। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, और ये हाईएस्ट वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, इसको पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, ई बी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये तीनों परपेंडिकुलर है। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसे निकलती है ये भी बता दिया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन निकलता है डीओबी नहीं डीओपी है, ये निकलता है ई क्रॉस बी से, ई और क्रॉस बी का हमें पता लगता है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर ई का फ्रीक्वेंसी और बी का फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होता है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब दोनों का मैक्सिमा मिनिमा सेम टाइम पे आता है, इनका मैक्सिमा मिनिमा सेम टाइम पे आता है, ठीक है, सेम टाइम पे। तो मतलब सेम टाइम पे इनकी पीक वैल्यूज होती हैं, सेम टाइम पे ये जीरो होते हैं, सेम टाइम पे फिर मैं पीक पे चले जाते हैं, सेम पे जीरो आ जाते हैं। हाँ, इनका एम्पलीट्यूड इक्वल हो ये जरूरी नहीं है सेम टाइम पे। अब देखो अगर एक सेकंड में ये 10 ऑसिलेशन करता है ई, तो बी भी 10 ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता दूं, देखिए 1865, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, मैक्सवेल ने ईएम वेव का एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि भी हाँ ईएम वेव्स होती हैं, लेकिन हर्ट्ज ने सबसे पहले उनको एक्चुअली प्रोड्यूस किया था और डिटेक्ट किया था ईएम वेव को। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ट्ज वाज दैट पर्सन जिसने प्रोड्यूस किया और डिटेक्ट भी की वापस में किसको, ईएम वेव्स को। लेकिन कॉन्सेप्ट बताने वाले कौन थे, जेम्स मैक्सवेल थे, ठीक है। ये दोनों का याद रख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, कैसे ईएम वेव बनती है। अब प्रोडक्शन के मेथड्स की बात करें, बहुत इजी मेथड्स हैं। फर्स्ट, एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलेट होता है ईएम वेव बनाता है, नेचुरल है। एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चेंजिंग, वो चेंजिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जब ई और बी दोनों चेंज हो रही है तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी जिसको हम ईएम वेव बोलते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर डिवाइस का नाम है, एलसी ऑसिलेटर अगेन एग्जांपल है इस डिवाइस का। तो इस डिवाइस की हेल्प से हम ईएम वेव्स बनाते हैं। एक्चुअली में इस डिवाइस में चार्ज को एक्सेलेट किया जाता है जिससे ईएम वेव्स बनते हैं। जनरली एंटीनास के साथ ये लगे होते हैं, मोबाइल फोन्स या जहां पर भी सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट है वहां ऑसिलेटर्स लगा देते हैं। थर्ड इज अ वेरी सिंपल वे, हमें पता है, एटम चैप्टर में हमने पढ़ा है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तब भी वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। वो एनर्जी लॉस किसकी फॉर्म में करता है, जनरली ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में करता है। अब ये एनर्जी डिफरेंस डिसाइड करेगा कि ये ईएम वेव है कौन सी, ये एक्सरे है, माइक्रोवेव है, गामा रे है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, वो फर्दर टाइप्स हैं। वो एनर्जी ऑफ दीज गैप्स E2 माइनस E1 डिसाइड करेगा। फोर्थ इज एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, ये एक्सरे का प्रोडक्शन का तरीका है। रिवर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हो, कि जब एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस पे आके गिरता है, जनरली हैवी मेटल्स के साथ ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब हैवी मेटल सरफेस पे गिरता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के, हैवी मेटल के
इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे देता है, तो वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर स्टेट में वापस आते हैं तो वो भी कुछ ईएम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। जनरली वो एक्सरेज होती हैं, और एक्सरे एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने का तरीका है। नेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है किसकी, चार्ज की, जिसको हम ओसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज कौन सा, ओसिलेटिंग चार्ज। अगर आप एक चार्ज को 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट कर रहे हो तो जो ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी है वो भी उतनी ही होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू ईएम वेव फ्रीक्वेंसी, ईएम वेव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको बोला कि आप एक चार्ज को 50 हर्ट्ज से ओसिलेट कर रहे हो तो उससे जो ईएम वेव्स बनेंगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। रीजन सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बनाता है भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होता तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन चेंजिंग वर्ड लगा दिया तो भाई इससे बनता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सी आंसर दे रखा है भाई, इसको कंफर्म कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है भाई ये जो ईएम वेव्स है इनकी प्रॉपर्टीज बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, इन पे ध्यान रखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ईएम वेव जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, साथ में डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, और हमें इसकी डायरेक्शन पता लगती है ई क्रॉस बी से। एग्जाम्पल लेता हूं हर एक प्रॉपर्टी का ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। एग्जाम्पल है ये, किसका है एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी नंबर 1 का, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ईएम वेव है, एक ईएम वेव है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड एक्सिस पे है, ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे। तो मुझे बताओ हमारी जो ईएम वेव है उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो बहुत इजी तरीका, हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट वाला। भाई देखो मुझे पता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पता लगता है ई का बी के साथ क्रॉस करके। अब ई में है जेड एक्सिस प्लस का, तो इसको प्लस का के कैप लिख दो। इसका क्रॉस किसके साथ करना है, बी के साथ। बी कौन सा बेटा, हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लिए लिख दो जे कैप। तो के और जे का क्रॉस क्या होता है, तो इसका भी एक तरीका बताता हूं। देखो सबसे पहले एक सर्कल में आई जे के ऐसे लिख लिया करो। अगर तुम आई से जे का क्रॉस करते हो तो आपको मिलता है के कैप, अगर जे से के का करते हो तो आपको मिलता है आई कैप, और अगर के से आई करते हो आपको मिलता है जे कैप। अब ये के से जे है, के से जे उल्टा है, इसका उल्टे डायरेक्शन में तो भाई नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो अगर आप के से जे जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, तो आपको माइनस का आई कैप लेना पड़ेगा। अगर आप जे से आई जाते हो इधर तो माइनस का के कैप करना पड़ेगा, और अगर आप आई से के जा रहे हो तो माइनस का जे कैप। अब यहाँ पर के से जे जा रहे हो, के से जे, के से जे कौन सा भाई, के से जे ये उल्टा, तो माइनस आई कैप। तो इसका मतलब हमारी वेव जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। इस तरह से पता लगाना है वेव किधर जाएगी। अगेन सुन लो, क्रॉस प्रोडक्ट से आपको पता लगेगा। आप इस रूल का यूज कर सकते हो पता लगाने के लिए, किसका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ही, आप बाकी चीजें भी बता सकते हो, ठीक है। जनरली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ही पूछी जाती है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और इसका ऐड करता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। मान लीजिए मैंने तुमसे बोला इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो माइनस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है वो प्लस का वाई एक्सिस पे है। तो चलिए मुझे बता दो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगा। तो बहुत इजी है भाई, ई क्रॉस बी करना है, तो माइनस एक्स मतलब माइनस आई कैप है, इसका क्रॉस करना है बी के साथ मतलब प्लस के जे के साथ, और आई और जे का होता है बच्चे के कैप, ठीक है, और माइनस का साइन एज इट इज, तो माइनस के कैप आपका आंसर है। तो मतलब माइनस जेड एक्सिस पे वेव मूव कर रहा है, आप इस तरह से बताओगे। ओके चलिए फर्स्ट एग्जांपल शायद तुम्हें समझ आ गया होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अभी सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ईएम वेव का ट्रांसवर्स नेचर होता है, याद रखना एमसीक्यू क्वेश्चन असर्शन रीजन में ये चीज दिख सकती है, हालांकि एक नंबर का क्वेश्चन आएगा लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्रांसवर्स नेचर का मींस क्या, देखो वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ई और बी उसके परपेंडिकुलर वेरी कर रहा है, इस नेचर को ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। ईएम वेव में ई और बी का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, और किसके इक्वल होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज के। मैं थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं। फोर्थ इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को याद रख लेना, 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, अगर एक वेव ट्रेवल करती है तो ट्रेवलिंग वेव को हमेशा हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं।
प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशंस। तो जनरली अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, दोनों ही टाइम के साथ चेंज हो रही है वेव के अंदर, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? मैंने माना लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, दोनों पॉजिटिव में, मैंने माना। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ई एक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक्स लिखने का मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन, साइन ग्राफ को इंडिकेट करता है, इनटू के एक कांस्टेंट है, अभी बताता हूं इसका नाम, जेड, जेड बताता है कि वेव जा किधर रही है, माइनस, माइनस बताता है कि वेव का डायरेक्शन कौन सा है, इनटू ओमेगा टी, ओमेगा अगेन कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इनटू टाइम। तो मैं इसको भी नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ एग्जांपल, ये एग्जाम्पल ही समझ लो, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 का है, तो मैं लिख देता हूँ ताकि आप पीडीएफ को बाद में देखोगे तो कंफ्यूज ना हो। तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख रहा था, ई नोट साइन के कैपिटल है ये, इंटू जेड लिखा था, माइनस का ओमेगा इंटू टी लिखा था। इसकी अदर फॉर्म्स भी बताऊंगा, ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस चीज को बोलते हैं पीक वैल्यू, ये फिक्स होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये जनरली हमें बताता है भाई इसका ग्राफ कैसा है, कोस का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, साइन का जनरली आपको मिलता है। ये जो होता है बच्चे, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। जनरली वेव से रिलेटेड एक टर्म होती है, ये क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जो के होता है एक्चुअल में ये होता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय वेव नंबर, या इसको लिख दूं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1/λ। तो इस चीज को बोलते हैं के, ठीक है। के का मीनिंग होता है 2 पाई टाइम्स वेव नंबर, ये 1/λ है। या फिर आप डायरेक्ट बोल दो यार, सिंपली इसका फॉर्मूला 2 पाई डिवाइड बाय λ, ठीक है, इसको के बोलते हैं। प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, या इसका एक और नाम है एंगुलर वेव नंबर भी बोल देते हैं इसको, वेव नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल, वेव, एंगुलर वेव नंबर, ये दोनों ही इसके नाम है, ठीक है, याद रखते हैं। के इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। जेड और माइनस, देखिए जेड इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को, और नेगेटिव लगा दिया इट मीन ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में मूव कर रहा है। अगर यहां मैं प्लस लगाता तो नेगेटिव जेड एक्सिस में मूव करता, ठीक है। तो जो यहाँ पर साइन है उसका अपोजिट एक्सिस पे वो मूव करेगा, एक्सिस कौन सा है वो यहां से पता लगेगा। और यहाँ पर ओमेगा जो है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जो है एक्चुअल में वो होता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, या इसको आप 2 पाई डिवाइड बाय टी भी लिख सकते हो, टी इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये यहाँ पर होता है, और ये जो टी है ये वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है जहां पर हम ई का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये है इंस्टेंट ऑफ टाइम, या इंस्टेंटेनियस टाइम भी बोल सकते हैं, जिस टाइम पे हम ई का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब जनरली इस इक्वेशन से होगा क्या? तो जनरली आपको इस इक्वेशन को, या तो गिवन होगा आपको इक्वेशन, आपको के पूछ ले या डब्ल्यू यानी ओमेगा पूछ ले, या फिर आप इक्वेशन की हेल्प से लेमडा या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, आपसे ये पूछ सकता है, इक्वेशन दे देगा, बोलेगा वेव का फ्रीक्वेंसी बताओ या वेवलेंथ बताओ, तो स्टैटिक फॉर्म या इस जनरल फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके बताते हैं। तो इससे पहले, कंपेयर करने से पहले, एग्जांपल से पहले, अब अगर ये मैंने ऐसे दिखाया तो उसी वेव में मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, जेड में वो जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में बचा। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बी नोट साइन, और बाकी ये पूरा फंक्शन सेम रहता है बेटा, के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है, बस ये आगे बी नोट चेंज हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसी वेव का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आते होंगे, अभी मैं बताता हूँ सोल्व करने का तरीका, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा डिटेल और मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो के हमने निकाला ये है 2 पाई बाय λ, और जो हम ओमेगा की बात कर रहे हैं ये है 2 पाई बाय इंटू फ्रिक्वेंसी, या फिर 2 पाई बाय टी, यही तो है। अब मैं आपसे बोलूँ ओमेगा को के से डिवाइड करो, सर कर देते हैं। तो 2 पाई बाय टी, इसको डिवाइड किया मैंने किससे? 2 पाई बाय λ से। अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लैम्डा ऊपर गया, तो ये हमारे पास बचा λ/t वेवलेंथ बाय टाइम, जो कि एक्चुअल में होता है स्पीड, इसको मैं v लिख लेता हूँ। तो मुझे पता लगा कि अगर मैं क्या करता हूँ, उस इक्वेशन में जो ओमेगा और के गिवन है, अगर मैं उसका रेशो निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? स्पीड ऑफ वेव आ जाता है, स्पीड ऑफ EM वेव आ जाता है। देखिए जब तक आपको मेंशन ना हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है,
बाय डिफॉल्ट आपने ओमेगा बाय के ये लगाना है स्पीड का फॉर्मूला। और अगर गिवन हो, गिवन क्या हो कि जो मीडियम है आपका या जो वेव है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, किसमें ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम में, तो आपका ओमेगा बाय के डायरेक्ट सी के ही इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, जो कि होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला लगा। अब बात आती है सर एक एग्जांपल बता दो जनरली, तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। तो लेट अस से तुमसे कहा गया ई जो है वो है 200 साइन, यहाँ मैं लेट अस से एक्स लिख देता हूँ, 5 इंटू 10⁻⁻4 जी माइनस लेट अस से ओमेगा टी, मैंने ऐसे लिखी। तो एक इक्वेशन दे रखी है। तो जनरल इक्वेशन तो कुछ ऐसा होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये उसका एक्सिस बता रहा है, चलो ठीक है पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रहा है। यहाँ पर होता है ई नोट, तो मतलब ये ई नोट का वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगी मुझे कितनी है 200। यहाँ यूनिट लिखा मिल जाएगा, जनरली न्यूटन पर कूलम होगा या फिर वोल्ट पर मीटर होगा, जो भी यूनिट है हम लगा लेंगे, ठीक है जो भी यूनिट है। फिर आप थोड़ा सा देखो आगे, ये ग्राफ बता रहा है और यहाँ पर जेड के साथ तो हमेशा के होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं इस चीज को तो मुझे पता लगा के का ये वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूं के जो कि होता है 2 पाई बाय लैम्डा, वो कितना है 5 इंटू 10⁻⁻4। क्या यहां से लैम्डा निकल सकता है, यस, लैम्डा इज इक्वल्स टू के बाय 2 पाई। ए की वैल्यू पता है 5 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू 3.14। भाई सोल्व करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, उसका यूनिट आपका हर्ट्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखो वेवलेंथ हमने निकाल ली, अब आती है फ्रीक्वेंसी निकालनी। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इस फैक्टर का यूज करके निकालें, लेकिन ये तो गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है तो हम यही मानेंगे कि वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। और आपको फॉर्मूला पता हो, देखो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो यहां से आपको वेवलेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्या करोगे सी बाय लैम्डा कर दो। तो सी आपको पता है 3 इंटू 10⁸, और ऊपर वाले टर्म से जो भी लैम्डा आया यहाँ पर पुट करो, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सॉरी लैम्डा आपका मीटर में आना था और ये आपका हर्ट्ज बनेगा, ठीक है। इस तरह से आंसर निकाल सकते हो, ये जनरल फॉर्मेट रहता है। दूसरा फॉर्मेट ये रहता है कि भाई आपको ई गिवन है, आप बोलता है बी भी बना के दिखाओ, आपको ये ई गिवन है, आपको सेम क्वेश्चन में बोला बी बताओ, तो सबसे पहले बी की डायरेक्शन डिसाइड करना। भाई अगर ये एक्स में है, ये जेड में है, तो ये पक्का वाई में होगा। फिर आता है यहाँ पर पीक वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, तो बच्चे उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू, ये भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होते हैं, सी के इक्वल होते हैं। तो सी फिक्स है, ई हमें गिवन है ई नोट, हम बी नोट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी बी नोट आएगा हम यहाँ लिख लेंगे, और बाकी इक्वेशन डिट्टो छापनी है, बाकी में कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस पीक वैल्यू निकालना होता है, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा वापस चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। तो ये इक्वेशन शायद दोनों समझ गए होंगे। अच्छा एक अदर फॉर्मेट भी है, कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिल सकता है, ई नोट साइन, यहाँ पर आपको के की जगह डायरेक्ट लिखा मिल जाए 2 बाई लैम्डा इंटू जेड माइनस 2 पाई बाई टाइम कैपिटल टी लिख दे, इनटू में स्मॉल टी ऐसे लिखा है। अच्छा हो सकता है भी जैसे इस एग्जांपल में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस में दिखाया, किसी और बुक में इसको वाई पे दिखा दे, जेड पे दिखा दे, तो ये अंदर वाला ये जेड की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, बिकॉज ये तो वेव की डायरेक्शन बता रहा है, वेव जा किधर रही है। मैंने इस एग्जाम्पल में जेड एक्सिस बना, तो कोई और अलग एक्सिस बना सकता है, और चाहे तो इसमें से 2 पाई कॉमन भी ले सकते हैं, ई नोट साइन 2 पाई कॉमन आया बच्चे, तो यहाँ पर जेड बाय लैम्डा माइनस टी बाई टी इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअल में यही है। तो 2 पाई वाले फैक्टर को अंदर ले जाओ, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है बनाना उसको, ठीक है, कंपेयर करके आप इसको समझ सकते हो। तो चलिए हम एग्जाम्पल इसका डिस्कस कर चुके हैं, अभी आगे भी एग्जाम्पल है, जैसे एनसीईआरटी के कुछ मैं आपको बताता रहूंगा। तो बोला एक ईएम वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है कुछ 25 मेगाहर्ट्ज, तो मेगा है तो बेटा 10⁻⁶ लगाना पड़ेगा अगर हर्ट्ज में जरूरत पड़ी कन्वर्ट करने की। तो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है, तो मतलब इसने पहले ही दे दिया भाई, बात हो रही है यहाँ पर वैक्यूम की, तो वैक्यूम है तो स्पीड ऑफ लाइट में ये यूज करूंगा, स्पीड की बात करूँ तो वेव की ये स्पीड यूज करूंगा। और बोल दिया कि भाई एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी तुम्हें दे ही दिया कि भाई एक्स एक्सिस है हमारा। अब बोला कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे ये है, हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि किसी टाइम पे या किसी जगह पे ई का वैल्यू और बी का वैल्यू इसका जो रेशियो है वो सी होता है, मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया। इवन पीक वैल्यू के लिए भी वैलिड है, ई नोट बाय बी नोट इज इक्वल्स टू सी, ये फॉर्मूला इसके लिए भी वैलिड है।
तो अगर मुझे बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे ई को सी से डिवाइड करना पड़ेगा। ई का वैल्यू है 6.3, बी का वैल्यू है हमारा 3 × 10⁻⁻, सी का वैल्यू है ये, तो इसको सोल्व करो भाई, ये क्या आ जाएगा 2.1, ये ऊपर जाके 10⁻⁻8 हो जाएगा, इसका यूनिट होता है टेस्ला। तो बी का मेरे पास वैल्यू जो आई वो आई 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला। अब बात आती है डायरेक्शन भी बताना है, क्योंकि इसने ई के साथ लिखा है जे कैप, ये प्लस का जे कैप की तरफ है। तो देखो बहुत ही आसान है डायरेक्शन बताना। कैसे बताओगे डायरेक्शन, जरा बताओ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, मैं यहाँ बना देता हूँ वो क्रॉस वाला, यहाँ डायरेक्शन को समझाने के लिए, ठीक है। देखो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस का जे कैप है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमारा प्लस का आई कैप है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ये जरा गैस कर दीजिए। सिंपल, ई और बी का क्रॉस हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देता है। जे के किसके साथ क्रॉस करो कि आई कैप मिले, तो भाई के साथ ही करना पड़ेगा, प्लस के साथ। तो हमारा ये इसके साथ के कैप लगा दो, हाँ टी से आगे भी लिख सकते हो टेस्ला से। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो आई 2.1 × 10⁻⁸ के कैप इंटू टेस्ला। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत इजी था, लेकिन आपको फॉर्मूला और आइडिया होना चाहिए था। देखो ये वैल्यू बता रखी है और ये डायरेक्शन के साथ बता दिया, कैसे मैंने आपको रूल सिखा दिया, ठीक है। चलिए ये इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है, बी की इक्वेशन दे रखी है। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, बी वाई आपको गिवन है 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, टेस्ला बाद में लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, साइन 0.5 × 10⁻³ एक्स प्लस 1.5 × 10⁻11t। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझते हैं जरा। तो सबसे पहले देखो यहां से आइडिया क्या मिला कि जो बी है ना हमारा वो वाई एक्सिस पे है। अच्छा, ये जो चीज है ये होती है बी नोट, यानी हमें पीक वैल्यू भी मिल गई। पीक वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की है 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। अच्छा, ये हमें ग्राफ बताता है तो इसका भी कोई ज्यादा रोल नहीं है। ये आपको पता है एक्स के साथ हमेशा के होता है, तो के यानी जो हमारा होता है 2π/λ, उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.5 × 10⁻³ ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो हमारा पता लगा वेव हमारी एक्स एक्सिस में जा रही है, लेकिन यहां प्लस है, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो हुआ वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। हाँ ये याद रखना। और यहां पर होते हैं हमारे बच्चे ओमेगा, तो हमें पता लग गया ओमेगा, जिसको मैं 2π × फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं या 2π टाइम पीरियड लिख सकता हूं, ये हमारा 1.5 × 10⁻11 है। टी का कोई यूज नहीं ऐसे पड़ा रहेगा। तो सब कुछ हमें मिल चुका है। अब हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, बोला इसकी वेवलेंथ बताओ। भाई वेवलेंथ कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, आपके सामने सब कुछ तो रखा हुआ है। क्या इस फॉर्मूले से वेवलेंथ निकाल सकते हैं? यस, लैम्डा इज इक्वल्स टू k/2π। के का वैल्यू आपको गिवन है 0.5 × 10⁻³ 2 × पाई का वैल्यू 3.14। भाई सोल्व करो, हमारा आंसर वेवलेंथ आ चुका है। अब फ्रीक्वेंसी भी पूछ ली है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं दूसरा टर्म यूज करता हूँ ये। तो क्या फ्रीक्वेंसी जो है वो ω/2π होगा? बिल्कुल ω/2π होगा। ओमेगा भी गिवन है 1.5 × 10⁻11 डिवाइड बाय 2 × पाई यानी 3.14। इससे हमारे पास ये हर्ट्ज में आ जाएगी। अच्छा देखो इससे एक मैं और चीज बताता हूँ। आपको पता है ओमेगा और के का रेशो, अगर जरा चेक करना ओमेगा के का रेशो, तो 1.5 × 10⁻11 डिवाइड बाय 0.5 × 10⁻3, तो ये आया 3 और ये आया 8, 3 × 10⁸ तो क्या ये स्पीड होती है ना वैक्यूम के अंदर, तो यानी ये सी की इक्वल आया। इट मीन ये वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। देखो ये कंफर्म भी हो गया। तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते थे। आपको वेवलेंथ निकल गई तो आप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं था इसका, क्योंकि मीडियम वैक्यूम पता नहीं था ना हमें। फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन लिखना है, यहां हो गई गड़बड़। तो पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू चाहिए, क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए पीक वैल्यू चाहिए होता है। तो क्या मुझे बताओ E0/B0 भी C होगा? तो क्या E0 निकालने के लिए C को B0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो ये जो B0 है इसको C से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 10⁻60 आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो ये 60 आ जाएगा। तब E का इक्वेशन लिखना है, तो E = 60 साइन, और अंदर वाला डिट्टो छाप दो, इसमें कोई चेंज नहीं करना होता। 0.5 × 10⁻³ x प्लस 1.5 × 10⁻11t। बट यहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे बताओ? तुम्हें रूल पता है, अपने आप गैस करना। अभी मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट वाला, उससे आप यहाँ गैस करके लिख दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना। बोर्ड में ये पूरा सोल्व कर रखा है,
ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये मैं सारी कहानी बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है, ओमेगा क्या है, के क्या है, सब बता चुका हूँ। वेलोसिटी ऑफ ईएमवी भी बता दी, ओमेगा बाय के से निकलता है जनरली, ठीक है। सो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू इतनी होती है, और ई और बी का जो मैग्नीट्यूड है या एम्पलीट्यूड का रेशो भी सी के इक्वल होता है, और किसी इंस्टेंट पे भी ई और बी का जो वैल्यू है वो भी सी के इक्वल होता है, जरूरी नहीं पीक वैल्यू का रेशोज, सिंपल भी ये सी के इक्वल होता है। अच्छा, मैं इसी से एक क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चे, बी और ई का रेशो किसके इक्वल है? सिंपल 1/c, ये 1:c के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है PYQ, तो आप ध्यान रखना। और ई और बी का रेशियो अगर आपसे पूछो तो क्या हुआ भाई, वो हुआ C:1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी काम की चीज है, यहाँ समझने वाली बात है। ये आपको मैंने मैग्नेटिज्म चैप्टर में ये जो है ड्राइव करवाया है, ये आप इसको करेंगे जब वीडियो आप देखेंगे तो याद रख लीजिए। अभी फिलहाल ये अलग चैप्टर का पार्ट है, बहुत ही इजी पार्ट है। हालांकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में वो डिपेंड करती है ई एंड बी पे, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। यस, ई एंड बी पे। वैक्यूम के अंदर जो है वो फिक्स है, वैक्यूम के अंदर कांस्टेंट है। रीजन, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है ये दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, और वैल्यू इसकी निकल के आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन किसी दूसरे मीडियम के अंदर हम अगर लाइट की बात करें या वेव की बात करें, तो वी हम स्पीड को लिख देंगे सी की जगह। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1/√ऑफ यहाँ म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये उस मीडियम का लिखा आ जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करें तो ये स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट नहीं, म्यू ऑफ आर इंटू एप्सिलॉन ऑफ आर, ये उस मीडियम के लिए वैल्यूज हैं। और एक्चुअल में ये जो नीचे वाला टर्म है बच्चे, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। तो आप बोल सकते हो स्पीड जो है वो वैक्यूम के अंदर स्पीड डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी मीडियम में स्पीड डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होती क्यों है? उस मीडियम के फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है। उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज के अकॉर्डिंग स्पीड चेंज हो जाती है। तो आप बोल सकते हैं किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कौन डिसाइड करता है? उसकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है। और वैक्यूम के अंदर तो भाई वो कांस्टेंट है, और होता कितना? इतना। अब फिफ्थ पार्ट पे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन बनाऊं तो भाई वह सिंपल ऐसा बन सकता है कि देखो सी जो है वो 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। तो सी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? वो हुआ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के। आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बताओ किसके इक्वल होता है? वो 1/सी स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरह से इनको टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ भी पूछ सकते हैं, यूनिट पूछ ले, तुमसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले, तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा इसके बारे में। देखो, एक ईएम वेव है, वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है। यस, तो वो जो एनर्जी कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है, वो इक्वली डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में, इक्वली डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स में। तो वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है एनर्जी, और बाकी जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के पास होती है, दोनों इक्वली होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कितनी एनर्जी होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी डेंसिटी से। स्मॉल यू इंटू ई, ये इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है स्मॉल यू इंटू बी। इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों बराबर होते हैं एक ईएम वेव के केस में। इसको प्रूव भी करेंगे हम। दोनों का मैं इंडिविजुअल फॉर्मूला बताता हूं। तो यू ई का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यहाँ पर ई होता है किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो जनरली अब हम अगर वेव्स की, ईएम वेव्स की बात करें तो उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पर आरएमएस वैल्यू लिख देते हैं, उनकी आरएमएस वैल्यू। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नोट। और यहाँ पर बी की वैल्यू कौन सी लेनी है? आरएमएस। रीजन, क्योंकि वैल्यू तो चेंज हो रही है इनकी कंटिन्यूसली। तो हमें एक तो प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। हम इसका प्रूफ करेंगे, ये एग्जाम में आया भी हुआ है कि शो दैट एनर्जीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर हम टोटल एनर्जी की भी बात करेंगे, और साथ में इस फॉर्मूले को हम पीक वैल्यू की टर्म में भी लिखेंगे। तो मैं इसका एक रिलेशन बता देता हूं। तो मान लीजिए कोई भी नंबर ए है, तो उसका जो पीक वैल्यू है वो कैसे निकलता है? आरएमएस वैल्यू जो है उसको √2 से डिवाइड कर दो, आपके पास पीक वैल्यू आ जाता है। ये इसका एक रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको प्रूफ। तो लेटर से मैं यू ई लेके चल रहा हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस, ठीक है, ई आर एम एस का स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे पता है ई बाई बी तो सी होता है,
तो ई आर एम एस बाई बी आर एम एस भी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं ई की जगह क्या लिख दूँ, सी इंटू बी आर एम एस का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इंटू बी आर एम एस स्क्वायर लिख दूँ। अब आपको ये भी पता है कि सी स्क्वायर तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ये चीज तो हम पढ़े हुए हैं भी। तो क्या मैं इसको हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लिख दूँ 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बी आर एम एस स्क्वायर लिख दूँ। तो क्या एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ, तो भाई हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा हाफ और बचा बी आर एम एस का स्क्वायर बाय म्यू नॉट बचा। और ये क्या भाई, ये तो है हमारा यू बी। तो हम तो यू ई लेके चले थे स्टार्टिंग में, सोचो ये लेके चले थे और लास्ट में क्या मिला, यू बी मिला। हम यू ई लेके चले थे और क्या मिला, हमें यू बी मिला। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन निकला यू ई और यू बी दोनों बराबर हैं, यानी एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ईएम वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने ये लिख लिया। ठीक है, ये दोनों मैं बता चुका हूँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड लिखना हो तो मैं अगर सिर्फ यू ई को लिखूं तो क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट आर एम एस की जगह क्या लिख दूंगा, पीक वैल्यू बाय √2। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख दो। तो ये हमारा बन जाएगा 1 ये 2 आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। ऐसे ही यूबी को अगर मैं लिखना चाहूं बच्चे तो यूबी को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ बी नोट बाई √2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई म्यू नोट भी है यहाँ पर। तो कुल मिला के वो बन जाएगा 1/4 बी नोट स्क्वायर बाई म्यू नोट। तो ये एम्पलीट्यूड की टर्म्स में। और आपसे टोटल एनर्जी में वेव की पूछूं तो आप उसको डबल ऑफ यू ई भी लिख सकते हो, तुम डबल ऑफ यू बी भी लिख सकते हो, और इवन तुम उसको यू ई प्लस यू बी भी लिख सकते हो। टोटल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी नहीं है ये, एनर्जी डेंसिटी है। ओके, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगेन पॉइंट नंबर 7 जिसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर, जिसको जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ी सी अब इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होने वाली है। सो जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो एक्चुअल में वो एनर्जी कैरी करती है। तो तुमसे बोलो कितनी एनर्जी वो हर 1 सेकंड में 1 मीटर एरिया से पास करता है। तो देखो जब भी आप किसी चीज को टाइम के साथ कंपेयर करते हो, पर सेकंड निकालते हो, तो तुम उसके लिए रेट वर्ड यूज कर सकते हो। तो यहाँ आप देखें, अगर आप फर्स्ट ही लाइन देखें तो आपको मिलेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितनी एनर्जी पास हो रही है, दैट इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। इसका जो है सिंबल एस होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको एस वेक्टर लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी। और यहाँ ध्यान से देखिए बच्चे, पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअल में एनर्जी के ट्रेवल की डायरेक्शन बता रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी बता रहा है। और देखो क्या इसके फॉर्मूले में ई क्रॉस बी आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक पता लगा, ई क्रॉस बी से हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मिलता है। और मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखें तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, आपको पता है ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, साइन 91 बन जाता है। तो एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी ई इंटू बी, क्योंकि साइन 91 बन जाएगा। तो ई बी बाई बी नोट लिख सकते हैं। इवन इसको फर्दर चेंज करना हो तो यार हमें पता है ई बाई बी सी भी होता है, तो सी की टर्म में लिखना है तो यहाँ पर हम ई को रिप्लेस कर सकते हैं, तो सी इंटू बी स्क्वेयर बाई म्यू नोट भी आएगा। और अगर फर्दर सी की वैल्यू भी पुट करो तो यार 1/√ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो कितने मर्जी फॉर्मूला बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ वेव। तुम जनरली यही टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक पढ़ते हो जनरली। होता क्या है, एक ईएम वेव हर डायरेक्शन में एनर्जी भेज रहा है पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं उस वैल्यू की बात करूं, वो वैल्यू वेरी कर सकती है रीजन टू रीजन। इस डायरेक्शन में शायद अलग जा रहा है थोड़ा सा, इस वेक्टर में पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू, पॉइंटिंग वेक्टर तो बोलते हैं एनर्जी ट्रैवलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इधर पॉइंटिंग वेक्टर अलग है, इधर अलग है, ऊपर अलग नीचे अलग, लेकिन उन सबका एक एवरेज वैल्यू तो होता होगा, है ना। यानी एवरेज वैल्यू क्या बता रहा है, कितनी एनर्जी 1 सेकंड में 1 मीटर एरिया से जा रही है। बस उसी चीज को हम इंटेंसिटी ऑफ ईएमएफ बोल देते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज वैल्यू, और थोड़ा सा एक एग्जैक्ट डेफिनेशन जो तुम्हें याद रखना है, तो वही पॉइंटिंग वेक्टर वाला डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ ईएमएफ। सिंबल इसका रहेगा आई और वैल्यू है इसकी एस की एवरेज वैल्यू। अगर एस की एवरेज वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला था ई बी बाई म्यू नोट, बस उसी को लिखो। बस ई की जगह मैंने ई नोट बी नोट लिख दिया बाय म्यू नोट, म्यू नोट तो फॉर्मूले में था ही। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा चेंज करना है तो ई और बी की वैल्यूज पुट करके हम अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं।
और एक और फॉर्मूला लिखें तो इंटेंसिटी जो है उसको लिख सकते हैं एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। यूनिट की बात करें तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो डिवाइड में मीटर स्क्वायर है, टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो बेटा जूल पर सेकंड को हम वाट भी बोलते हैं, तो वाट पर मीटर स्क्वायर भी है इसका यूनिट। तो चांसेस है कि दूसरा नीचे वाला यूनिट आपको जनरली ज्यादा मिल सकता है। किसी क्वेश्चन में आपको एनर्जी फ्लक्स दे रखा है तो जनरली इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो एनर्जी फ्लक्स वर्ड भी कुछ बुक्स में यूज किया जाता है, ध्यान रखना। तो कैसे पहचानेंगे भाई, यूनिट को देख के बता देना कि इंटेंसिटी है या क्या चीज दे रखी है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आप ये टर्म देख ही सकते हो, लाइट ऑफ एनर्जी फ्लक्स, आपको पता लग गया ना एनर्जी फ्लक्स। चलो यहां से नहीं पता लगा तो यहां देखो 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ आपको 20 वाट, यानी ये तो वाट किसका होता है, पावर का, जूल बाय टाइम है, और एरिया भी दे दिया, तो मतलब कुल मिला के इंटेंसिटी तुम्हें दे दी भाई, इंटेंसिटी कितना दे रखा है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये किसी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रही है, ठीक है, मीन्स वापस नहीं जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया भी हमें दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है कितनी एनर्जी आ रही है एक सेकंड के अंदर, मतलब टाइम भी दे दिया तुम्हें 1 मिनट, यार बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो क्या इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम होता है, तो एनर्जी क्या हुआ, इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम। अब अगर इंटेंसिटी की वैल्यू देखो तो वो है 20 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो क्या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया को भी तो तुम करोगे ना। देखो आई में डिवाइड में सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया में मल्टीप्लाई में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। टाइम को हाँ सेकंड में बदलना पड़ेगा, 60 सेकंड इसको मैं लिख लूंगा, तो 60 यहाँ पुट किया तो भाई सिंपल आ गया, 24 और 3 जीरोज हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई जूल, या इसको लिख दूं 24 इंटू 10⁻³ जूल लिख दो, या इसको तुम 2.4 इंटू 10⁻⁴ जूल लिख दो, ये दोनों ही आंसर, तीनों ही आंसर, ठीक है। चलिए आंसर चेक करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करती है, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम भी कैरी करती है, उनके पास लीनियर मोमेंटम होता है, यस। सो लेट अस से एक ईएम वेव यू एनर्जी के साथ आ रही है, देखो आई से इंटेंसिटी लिखेंगे, कैपिटल यू से एनर्जी लिखेंगे, वो किसी सरफेस पे आई, स्ट्राइक की, टी टाइम लगा उसको, तो उस दौरान कितना सरफेस को मोमेंटम डिलीवर होगा उसका फॉर्मूला है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, सरफेस अगर लिखा जाए नॉन रिफ्लेक्टिंग तो मींस वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यानी ये फर्स्ट केस है, और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो केस नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है, ये याद रख लेना, क्वेश्चन में देख के पता लगेगा। लेटर से कोई सरफेस है उस पर एक ईएम वेव आती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है यानी नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो लीनियर मोमेंटम जो सरफेस को मिला या चेंज हुआ उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ ईएम वेव डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट यानी सी, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के केस पे। और रिफ्लेक्शन जब होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जितना मोमेंटम लेके आया उतना मोमेंटम लेके जाएगा, तो टोटल चेंज डबल हो जाएगा, तो P का जो फॉर्मूला है वो है 2 टाइम्स U बाय सी। अब ये फॉर्मूला वैसे आया कहाँ से, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको बताना हो तो मैं एक सिंगल स्टेप में बता देता हूँ ये डेरिवेशन कहाँ से आया। देखिए एनर्जी जो है U, इसको हम mc² लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं mc मल्टीप्लाई बाई सी लिख सकता हूँ, mc यानी मास इनटू स्पीड को मोमेंटम लिख सकता हूँ, ये बन गया pc, तो यहाँ से हम p को लिख सकते हैं u बाई सी। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव किया हुआ है, बट ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस फॉर्मूले की, ठीक है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, बस याद रखना सरफेस अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो फॉर्मूला ये लगेगा, रिफ्लेक्टिंग है तो ये लगेगा। इन सिमिलर वे जब ईएम वेव्स आती है वो सरफेस जिससे स्ट्राइक करती हैं उस पे प्रेशर भी अप्लाई करती हैं, जिसको हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। लेट अस से एक आई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे आके गिरती है तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, अगेन उसके दो फॉर्मूले हैं, अगेन वही सेम केस, क्या सरफेस हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, या सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग है। अगर वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो फॉर्मूला रहेगा प्रेशर, ये कैपिटल P है, ऊपर मोमेंटम था वो स्मॉल p था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय c, यहाँ पर उसका डबल हो जाएगा, डबल ऑफ I बाय c। अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि फिर से बोलूँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें प्रेशर का फॉर्मूला बनाना है इंटेंसिटी की टर्म में, तो आपको पता है इंटेंसिटी होती है बच्चे एनर्जी बाय एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। अब प्रेशर चाहिए हमें, तो आपको शायद पता होगा एनर्जी को हम लिख सकते हैं
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने यहाँ लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम, तो फोर्स बाय एरिया बन गया प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बन गया स्पीड, तो आई जो बन गया वो P इंटू सी बना, तो प्रेशर को निकालना है I बाई सी लिख सकते हैं। फिर बताऊं डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, बस नॉन रिफ्लेक्टिंग में लगाना है ये और रिफ्लेक्टिंग में लगाना है उसका डबल। हाँ, एक आधी क्वेश्चन में आपसे फोर्स पूछ सकता है, तो बस क्या करो यार, प्रेशर को फोर्स बाय एरिया लिख सकते हैं, तो अगर क्वेश्चन में एरिया गिवन है तो हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडिएशन फोर्स। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, देखिए आपसे बोला एनर्जी फ्लक्स मींस इंटेंसिटी, कैसे पता लगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर है, आई गिवन है आपको। अच्छा, सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, डबल लगाना पड़ेगा फॉर्मूले में। इफ द सरफेस एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर प्रॉपर यूनिट दे दिया लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर बदलना पड़ेगा। फोर्स पूछ लिया, तो प्रेशर होता है इंटेंसिटी बाय स्पीड, इसको लिखते हैं फोर्स बाय एरिया, ये बना आई बाय सी, तो फोर्स निकालने के लिए आई इंटू ए बाय सी करना पड़ेगा। इंटेंसिटी हमारी प्रॉपर यूनिट्स में है 25 इंटू 10⁴, एरिया को करने के लिए 15 इंटू 10⁻⁴ कितना लगाना पड़ेगा भाई, 1 सेंटीमीटर को लिखते हैं 0.01, तो आप लगा दो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाय सी है विच इज 3 इंटू 10⁸ भाई, इसको हम सोल्व कर सकते हैं और हमारा फाइनली आंसर न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि फोर्स न्यूटन में आता है। ठीक है, सोल्व कर रखा है, देखिए यही फॉर्मूला लगा रखे, यही मत करो यार, ये डायरेक्ट यही आएगा। ये 2, अच्छा 2 लगाना भूल गए, सॉरी, हाँ 2 लगाना तो भूल गए क्योंकि रिफ्लेक्टिंग था, तो यहाँ भी 2 लगाना है, यहाँ भी 2 लगाना है, यहाँ भी लगाना है, और यहाँ पर भी 2 लगा दो, बाकी सेम है, कर लेंगे। क्वेश्चन हो गया। चलिए लास्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, बट बहुत शॉर्ट वीडियो है, अगर आप इसको डबल की स्पीड पे देखोगे इजीली समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 11, ईएम वेव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे करती है, मींस एक से ज्यादा वेव जब मिलती है वो ऐड हो सकती है, वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब प्रॉपर्टी एक्सेट्रा में मैं लिख देता हूं क्योंकि एक आधे क्वेश्चन में आपको ये पोलराइजेशन वर्ड मिल सकता है। तो ये जितने भी फिनोमिना मैंने लिखे ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करती है। हाँ, अगर मैं जैसे डाइफ्रैक्शन की बात करूं, डाइफ्रैक्शन साउंड ज्यादा करता है, मैकेनिकल वेव ज्यादा करती है, ई वेव थोड़ी कम करती है। लेकिन पोलराइजेशन जो चीज है ना, याद रखना, पोलराइजेशन हमेशा कौन सी वेव्स करती हैं, जिनका नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो मैकेनिकल वेव तो ट्रांसवर्स होती नहीं, तो उनमें पोलराइजेशन का कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं, लेकिन ईएम वेव हमारी ट्रांसवर्स वेव है, दैट्स वाई उनमें पोलराइजेशन होता है। ईएम वेव डॉपलर इफेक्ट शो करती है। देखिए जब सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर के अंदर रिलेटिव मोशन होता है, तो हमें जो लाइट मिल रही है वो अलग फ्रिक्वेंसी की मिलती है। ठीक है, इस अपरेंट चेंज के लिए हमने एक इफेक्ट का नाम दिया डॉपलर इफेक्ट, तो वो इस ईएम वेव्स में मिलता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बात करें तो लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको हम देख सकते हैं, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन आई है वो सिर्फ ईएम वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करती है, यानी हमारा जो रेटिना है वो सिर्फ ई को सेंस करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइट वेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक सो प्रॉपर्टीज क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट क्या है कि भाई ये जो ईएम वेव्स हैं ये कितनी होती हैं, ठीक है, और कितनी वेव है उन सबका प्रोडक्शन और यूज बताओ। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो अगर हम उनको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के वाइज अरेंज करें, पहले तो उनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं, तो उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर हम उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के वाइज अरेंज कर दें उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या ईएम वेव स्पेक्ट्रम। उसको याद करने का एक बहुत शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया, आप उसको उस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए क्या, राजू मामा in Vrindavan use X-ray goggles. Yes, Raju Mama in Vrindavan use X-ray goggles. Raju means radio waves, M Mama means microwave, I means infrared, V means visible, U means ultraviolet, X means X-rays, G means gamma rays. और ये जो वृंदावन है यानी विजिबल है, इसको भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं विब की ओर उल्टा लिखना पर विब ग्योर, क्योंकि हमारी आई सिर्फ इसी को डिटेक्ट कर सकती है। अब उल्टा क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंफ्रा रेड के पास रेड आएगा और अल्ट्रा वॉयलेट के पास वॉयलेट आएगा। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये सीक्वेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेडियो से अगर मैं गामा की तरफ जाता हूँ तो इस डायरेक्शन में जाने पर इनकी जो फ्रिक्वेंसी है या जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो अगर मैं बोलूं रेडियो वेव हमारे हाईएस्ट वेवलेंथ वाले हैं,
तो रेडियो वेव हमारी हाईएस्ट वेवलेंथ वाले हैं, हाईएस्ट वेवलेंथ है, और फ्रीक्वेंसी इनकी लोवेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी लोवेस्ट है। और वहीं अगर मैं गामा रेज की बात करता हूं तो इनकी जो वेवलेंथ है वो लोवेस्ट है वेवलेंथ, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। तो अगर मैं इन सबके फोटोन्स को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन किसका होगा, गामा। तो एक क्वेश्चन तो इनके सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आ सकता है, इनके अरेंजमेंट पे आ सकता है। तो मैं इनमें से कोई 4 नाम दे दे एमसीक्यू क्वेश्चन में और बोला इन चारों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम किसकी है, चारों में मतलब 4 ऑप्शन में से, ऐसा नहीं आपको चारों में से, जैसे इंफ्रारेड, ऑरेंज, अल्ट्रावायलेट और गामा रे बोल दिया, बोला सबसे लोएस्ट बताओ, तो जो सबसे राइट में गामा, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे आइडिया लग जाएगा। अब इन सब ईएम वेव्स की बात करें तो हम अब इन ईएम वेव्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे उनको प्रोड्यूस किया जाता है और उनके यूजेस क्या है। फिर कुछ यूजेस मैं एक्स्ट्रा लिखता जाऊंगा, वो आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डिफरेंट ईएम वेव एंड उनके यूजेस। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा रेडियो वेव्स, ठीक है, राजू वाला जो था रेडियो वेव। अब राजू अगर रेडियो वेव की बात करें तो इनकी पहचान क्या है, इनकी वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ होती है 0.1 मीटर से बड़ी। और अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लें तो फ्रिक्वेंसी होती है 500 किलो हर्ट्ज से लगभग 1000 मेगा हर्ट्ज तक इनकी होती है। प्रोडक्शन की बात करें तो जनरली चार्ज को एक्सेलरेट करवा दो या डी एक्सेलरेट करवा दो। चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन्स, किसके अंदर, एरियल्स में, यानी एंटीनास के अंदर, ठीक है, एंटीनास के अंदर। तो जनरली मेटल्स के जो एंटीनास होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, ओसिलेटर्स की हेल्प से, वहां ईएम वेव्स बनती हैं। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए भी एंटीनास ही होते हैं, रिसीवर एरियल्स मींस रेटिनास। बात आई यूजेस की, तो सबसे ज्यादा यूज इनका आपका रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, प्योरली कम्युनिकेशन पर्पज में यूज होता है। लेकिन इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, आपको ये भी इंडिविजुअली याद करना है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। जैसे एएम बैंड, एएम बैंड, एएम स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, जो सिंपल रेडियो चलते हैं वो इस बैंड में चलते हैं, एंड ये यूज करते हैं 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक। शॉर्ट वेव बैंड अप टू 54 मेगाहर्ट्ज तक यूज करते हैं। टीवी, ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चे ध्यान रखना, टीवी ट्रांसमिशन में 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज तक जो है ईएम वेव्स यूज होती हैं, फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव यूज होती है। एफएम रेडियो के अंदर जो जनरली आप सुनते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जिसको बोलते हैं, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक इसका बैंड डिसाइडेड है। और ध्यान दें टीवी ट्रांसमिशन में ये भी इंक्लूड होता है, क्योंकि टीवी जो है उससे भी हम एफएम सुन सकते हैं, उसके अंदर भी आपने देखा होगा चैनल स्पोर्ट्स रहता है। और हमारा जो मोबाइल फोन्स है, सेलुलर फोन्स हैं, वो जनरली अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, और उनका जो वेवलेंथ का रेंज है वो 300 जो हर्ट्ज है सॉरी उससे लेके आपका 3000 मेगा हर्ट्ज तक रहता है जनरली, ठीक है, ये इसका रेंज रहता है। तो सबसे ज्यादा टीवी एफएम वाले ये मेन है, बाकी सब आपको याद करने हैं, इसके कोई ज्यादा यूज नहीं है, कम्युनिकेशन में सिंपल सिग्नल्स में इसका यूज किया जाता है। बात आती है दूसरी जिसका नाम है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स वो होती हैं जिनकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। फ्रिक्वेंसी रेंज भी याद कर लीजिए, 1 गीगाहर्ट्ज से अप्रोक्सीमेटली 300 गीगाहर्ट्ज, अच्छी खासी फ्रिक्वेंसी है इनकी। प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल में नाम दे दिया कैल्स्टोन वॉल्व, मैग्नेट्रॉन वॉल्व, ये डायोड्स के नाम है, ठीक है। इवन गन डायोड भी एक नाम है। इन सब की हेल्प से माइक्रोवेव बनाई जा सकती है। हमारे घर में जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें भी यही लगी होती है। डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल डायोड्स होती हैं जिसको डिटेक्टर बोल देते हैं, पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड्स बोलते हैं। यूजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रडार सिस्टम में इनका यूज होता है। रडार सिस्टम्स किनको बोलते हैं, देखो रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है, जनरली हम माइक्रोवेव का यूज करके हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का पता लगाते हैं, उसकी स्पीड का पता लगाते हैं, पोजीशन का पता लगाते हैं। तो रडार सिस्टम जनरली एयरक्राफ्ट या अदर बहुत सारी जगह पे यूज होता है, वहां पर माइक्रोवेव यूज होती है। रीजन बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट वेवलेंथ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है कि वाई माइक्रोवेव आर यूज्ड इन रडार सिस्टम, बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। वो बेंड नहीं होती जनरली से, ऐसा समझ सकते हो, वो डाइफ्रैक्ट नहीं होती वो, ठीक है। दूसरा रडार सिस्टम का यूज और कहाँ होता है, स्पीड गन्स जो होती हैं जनरली आपने देखा होगा, जो पुलिस रहती हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो स्पीड ओवर स्पीड का चालान करती है, तो इसी से स्पीड मेजर करती है। क्रिकेट में टेनिस, क्रिकेट में जो क्रिकेट बॉल होती है, टेनिस बॉल जो है टेनिस के मैच में जो है
इन सब की स्पीड भी है रडार सिस्टम से पता लगाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन में रेडियो वेव यूज होती है, लेकिन जहां पर हमें सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट विदाउट डिस्टर्बेंस पहुंचाना हो, जिसको जनरली माइक्रोवेव लिंक या लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बोलते हैं, वहां पर हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। और माइक्रोवेव ओवन तो हमें पता ही है इनके अंदर यूज होते हैं। तो सबसे दो मेन यूज रडार वाला और माइक्रोवेव ओवन है। हालांकि ये थर्ड पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके यूजेस एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होता है आने का। अब क्वेश्चन आता है कि माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है। तो तुम्हें बता दूं, देखो जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल की अपनी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है जो जनरली गीगाहर्ट्ज में होती है। तो हर पार्टिकल अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होता है, हर पार्टिकल। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और तुम्हें पता है हर वो चीज जिसको हम खाते हैं उन सब में वाटर कंटेंट होता है, किसी में थोड़ा किसी में ज्यादा। तो जैसे ही हम खाने की चीज को माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन को जैसे स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर लगे जो डायोड्स होते हैं वो माइक्रोवेव्स एमिट करते हैं, और माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी भी गीगाहर्ट्ज में है। तो जैसे ही माइक्रोवेव्स जो है उनकी फ्रिक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, क्योंकि दोनों गीगाहर्ट्ज में, तो मैच होते ही रेजोनेंस हो जाता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं और ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। अब ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी बढ़ गई, वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि वो अपने सराउंडिंग को वो अपना हीट जो है वो पास करने लग जाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में कौन है, फूड, तो इस तरह से फूड पार्टिकल्स को वो हीट मिल जाती है और फूड कुक हो जाता है। तो वाटर का कॉन्सेप्ट यूज होता है माइक्रोवेव के अंदर, ध्यान रखना। तो आप ऐसी चीज गर्म या नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते जिसमें वाटर कंटेंट हो ही ना। जनरली आप जो देखते हो वो ड्राई नहीं होती, उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो माइक्रोवेव ओवन में रखने पर भी गर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, उनमें रेजोनेंस नहीं होता। जैसे जो कंटेनर्स होते हैं जनरली वो प्रोसिलिन से बने होते हैं। रीजन, क्योंकि प्रोसिलिन के कंटेनर्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत थोड़ी होती है, बहुत थोड़ी है। तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव जो एमिट होती है वो रेजोनेंस ही नहीं कर पाती। ठीक है, हाँ मेटल्स की भी फ्रिक्वेंसी अच्छी खासी होती है, तो उनके भी मेल्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मेटल्स को भी नहीं रखा जाता, या हर उस चीज को अवॉइड किया जाता है जिनकी लार्ज फ्रिक्वेंसी होती है, उन सबको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स, जिनका नाम हीट वेव्स है। भाई एक क्वेश्चन तो यही आ गया, हीट वेव किनको बोलते हैं, इंफ्रारेड को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका रीजन कमेंट में आप लिखोगे। ठीक है, हीट वेव को इंफ्रारेड को हीट वेव क्यों बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। इनकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻11 से 10⁻14 तक होती है। प्रोडक्शन की बात करें, जनरली जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हॉट बॉडीज जो है जैसे इवन स्टार भी इसी के अंदर आ जाते हैं, या लैंप्स होते हैं बहुत स्पेशल, CO2 लेजर की बात करें, या जिनका टेम्परेचर ज्यादा है, वो उनके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, वो भी क्या करते हैं, इंफ्रारेड प्रोड्यूस करते हैं। और डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल थर्मोपाइल्स डिवाइसेस रहते हैं, बोलोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, फोटोग्राफिक प्लेट्स या फिल्म्स है, इनका भी यूज किया जाता है इनको डिटेक्ट करने के लिए। यूजेस पे चले तो सबसे पहले यूज की बात करें तो अर्थ का टेम्परेचर भाई इसी ने मेंटेन कर रखा है, बिल्कुल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्थ का एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं। जैसे ही सन से इंफ्रारेड आती है ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करने से अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर ना होता, ये मॉलिक्यूल्स ना होते, तो भाई जो इंफ्रारेड है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती। तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती, रात को बहुत ज्यादा ठंड होती। ठीक है, इस वजह से, लेकिन ये प्रोटेक्ट करता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये रिस्पॉन्सिबल है। सोलर सेल जो होते हैं सैटेलाइट में, वो भी इंफ्रारेड का ही यूज करते हैं, बिकॉज उनको हीट चाहिए होती है उस फेनोमेना में। ठीक है, फोटोग्राफी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूँ। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफी ड्यूरिंग फॉग, स्मोक, नाइट, या मैं आपको बोलता हूं वेदर फोरकास्टिंग में, जो वेदर फोरकास्टिंग वाले होते हैं उनके जो कैमराज होते हैं जनरली उसमें इंफ्रारेड सेंसर होते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे जनरली बाकी रेज बैंड हो जाती है, विजिबल रेज बैंड हो जाती हैं, वो प्रॉपर्ली डाइफ्रेक्ट हो जाती हैं फोग में, स्मोक में। तो हमें ऐसी वेव चाहिए जो ज्यादा डेविएट या डाइफ्रेक्ट ना हो, जनरली उनमें इंफ्रारेड यूज हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमोट कंट्रोल्स के अंदर IR सेंसर जहां आप वर्ड यूज करते हो, ऑटोमेटिक गेट्स हैं,
आपने टैप्स देखा होगा, आजकल डायरेक्ट नीचे हाथ करते हैं तो वाटर जो है उससे आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। तो जनरली वहाँ इंफ्रारेड सेंसर ही लगे होते हैं, हमारी आईज इनको डिटेक्ट नहीं कर सकती, बट हाँ जो भी IR सेंसर है उनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर सब जगह इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, ठीक है, चाहे रिमोट कंट्रोल टीवी का हो, चाहे AC का हो, चाहे रिसीवर वीडियो का हो, चाहे वाईफाई सिस्टम से। कुछ जगह फिजिकल थेरेपी में भी हमारी क्या है, कुछ स्पेशल मसल्स को या बॉडी की कुछ स्पेसिफिक टिश्यू को हीट अप करना हो तो इंफ्रारेड वेव्स उस पर्टिकुलर पार्ट पे गिराते हैं, या फिर क्या करते हैं उसके पर्टिकुलर पार्ट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके भी किया जा सकता है। देखिए ये हम हीट वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इंफ्रारेड की बात करूंगा, यहाँ मैं मैग्नेटिज्म की बात नहीं करूंगा। तो सिंपली समझे, जिस पर्टिकुलर पार्ट को हीलिंग या हीटिंग चाहिए होती है उस पर्टिकुलर पार्ट पे इंफ्रारेड जो है वो एक पर्टिकुलर वे से सेंड किया जाता है। देन आता है लाइट। लाइट कौन सा, ह्यूमन आई जिसको डिटेक्ट कर सकती है, जिसको हम जनरली विजिबल रेज बोलते हैं, ठीक है। इनकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। भाई ये रेड है और ये वॉलेट है ना, उल्टा सीक्वेंस में लिखा है। फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज से 10⁻14 हर्ट्ज तक ही होती है, तो थोड़ा सा फर्क होता है। प्रोडक्शन जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, उनसे ये प्रोड्यूस होता है। हमारी आईज कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, फोटो सेल्स, कुछ स्पेशल फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स होती हैं, वो इन सबको डिटेक्ट कर सकती हैं। और ये बता रखा है भाई इसके यूजेस क्या, भाई इसी की वजह से तो हम देख सकते हैं, तुम ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसी की वजह से देख सकते हो। हमारी रेंज इतनी है 400 टू 700 नैनोमीटर, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट रेंज में सेंसिटिव होते हैं। जैसे स्नेक्स है वो इंफ्रारेड भी देख सकता है, हमारी विजिबल रेंज से उसकी ज्यादा है। कुछ इंसेक्ट जो है वो अल्ट्रा वॉयलेट में भी देख सकते हैं, ठीक है, सबका अपना अलग अलग रेंज होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ की, टोटल 7 है बेटा, ये फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं। फिफ्थ है अल्ट्रा वॉयलेट, जिसको UV बोलते हैं। जनरली 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। बात करें तो जनरली एक्सरेज और ये दोनों एक ही तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो जब क्या होता है, इनर शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तब एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट का तो ये मेन है ही। डिटेक्ट करने के लिए फोटो सेल और फोटोग्राफिक प्लेट यूजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, फिर बता रहा हूँ। इसको प्रोड्यूस सन भी करता है, ठीक है, हाईली हॉट ऑब्जेक्ट्स भी कर देते हैं। सबसे पहले ओजोन लेयर भाई इसको रोकती है हमारे अर्थ तक आने से, ये आप सबको पता है। इवन जो ग्लास होते हैं ना, सिंपल ग्लास, वो भी जो है प्रोटेक्ट करते हैं। ग्लास में से UV रेज पास नहीं हो सकती, इसलिए जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं, जो वेल्डर्स होते हैं, मेटल वेल्ड करते हैं, तो वेल्डिंग में भी UV रेज बहुत सारी इमिट होती है, तो उससे बचने के लिए वो गोगल्स पहनते हैं, और वो गोगल्स जनरली सिंपल ग्लासेस होते हैं क्योंकि UV रेज उसमें से पास नहीं हो सकती। दूसरा, सन आपको पता है UV रेज भी प्रोवाइड करता है, विजिबल भी करता है, इंफ्रारेड भी करता है, सबके अपने अपने यूज है। लेकिन अल्ट्रावायलेट का मोस्ट ऑफ दी पार्ट जो हार्मफुल है वो ओजोन लेयर रोक देते हैं। ओजोन लेयर जो अप्रोक्सीमेटली 40 टू 50 किलोमीटर की हाइट पे है, ठीक है, और वो काफी सारी UV रेज को रोक देता है। अगर UV रेज नीचे आएगी तो आपको पता है कि उससे हमारी स्किन टैनिंग जो है वो होती है, स्किन का कलर डार्क होने लग जाता है, मेलेनिन नाम से जो सब्सटेंस है उसका ज्यादा सिक्रेशन होता है, इवन स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकती है, और स्किन कैंसर को भी ये जो है इनिशिएट कर सकता है। कौन, UV रेज अगर कंटिन्यूसली आती है। और आपको पता है भी यार, ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अदर हार्मफुल मटेरियल्स की वजह से, ठीक है। यूजेस की बात करें तो लेसिक जो सर्जरी है उसके अंदर यूज किया जाता है। लेसिक की फुल फॉर्म यहाँ लिख रखी है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई सर्जरी भी वर्ड लिखा आ सकता है। UV लैंप्स का यूज किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए वाटर प्योरीफायर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, पूछा भी जा सकता है। वाटर प्योरीफायर में किसका यूज करते हैं, UV रेज का यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। एक्सरेज जो है, एक्सरेज जो है ये 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक इनकी रेंज होती है, ठीक है। एक्सरे ट्यूब्स इनको बनाने के लिए स्पेशल होती हैं, या इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया UV के जैसे, या फिर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल पे जब गिरता है तब भी ये प्रोड्यूस होती हैं, जिसको हम रिवर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। डिटेक्ट करने के लिए फोटोग्राफिक फिल्म्स, स्पेशल फिल्म्स होती है, उनपे जैसे ही एक्सरे गिरती है वो कलर चेंज कर देती है। गाइगर ट्यूब्स या GM काउंटर्स बोलते हैं, या आयनाइजेशन चैम्बर्स, स्पेशल चैम्बर्स बने होते हैं जिनमें गैस भरी होती है, जैसे ही ये रेज एंटर करती हैं वो रेज उस अंदर वाली गैस को आयनाइज कर देती हैं। तो हम देखते हैं कि अंदर वाली गैस कितनी आयनाइज हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है ये एक्सरे है, गामा रे है, या कौन सी रे है। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डायग्नोस्टिक टूल आप सबको पता है एक्सरे का यूज किया जाता है मेडिकल इंडस्ट्री में, रेडियोथेरेपी में भी कभी कभी यूज हो जाता है कुछ स्पेसिफिक कैंसर की फॉर्म के लिए, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको मत कीजिए क्योंकि मेन कैंसर में गामा रेज यूज होती है, तो इसलिए इसको छोड़ सकते हैं।
डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, कोई ऑर्गन डिजीज हो गया है, फॉरेन मेटल जैसे कोई बुलेट बॉडी के अंदर चली गई है, स्टोन्स बॉडी के अंदर चले गए हैं, तो उनका पता लगाना हो तो इसमें यूज करते हैं। ठीक है, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट से आपने देखा होगा, सॉरी, चेकिंग सिस्टम जो होते हैं वो इनका यूज करते हैं, एयरपोर्ट्स पे इनका यूज किया जाता है। एक और सबसे मेन मैं बताना चाहूंगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी में, तो केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्रिस्टल्स है, उनका स्ट्रक्चर है, वो उनको पता लगाने के लिए एक्सरेज का यूज होता है। इवन इवन कुछ जगह एक्सरे टेलीस्कोपी, एक्सरे टेलीस्कोप भी यूज होते हैं, लेकिन कहाँ यूज होते हैं, इन स्पेस यूज होते हैं। रीजन अर्थ पे क्यों नहीं यूज हो सकते, ऑन अर्थ जनरली नहीं यूज होते, नॉट यूजेबल, बिकॉज लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, और स्पेस में आपको पता है वैक्यूम है, तो वहां पर बेंडिंग के चांस नहीं होंगे, इसलिए वो वहां प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, कुछ जगह टेलीस्कोप में, लेकिन ये विजिबल लाइट वाले से या जो बाकी अदर टेलीस्कोप से इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन हाँ एक्सरे टेलीस्कोप भी होते हैं। 6 पॉइंट इंपोर्टेंट था क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लास्ट ईएमवेव की बात करें तो आती है गामा रेज। गामा रेज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन वाली है, लेकिन वेवलेंथ के मामले में सबसे कम है, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वेव है, जो आपको बता चुका हूँ। रेडियो एक्टिव डिके से जनरली अल्फा डिके जब भी होता है, बीटा डिके जब भी होता है, उसके बाद गामा रेज बनती है, फोटोन्स जिनको बोल देते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट, गाइगर ट्यूब, आयनाइजेशन चैम्बर, जो जो हमने एक्सरे के लिए लिखा वही सेम है। यूज की बात करें, कैंसर सेल्स को मारने के काम आते हैं, दैट्स वाई इसको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज करते हैं, जिसको हम रेडियोथेरेपी बोल देते हैं, रेडियोथेरेपी में इसका यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये भी किल कर सकता है, इसलिए कभी कभी फूड स्टफ्स को, कुछ पर्टिकुलर फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज करता है, लेकिन मेन यूज इसका फर्स्ट ही है। ठीक है, अच्छा, बीटा रे भी आपने कभी नाम सुना होगा, लेकिन वो आपकी ईएमवेव नहीं, ईएमवेव में ये साथ आती है, राजू मामा इन वृंदावन यूज रेक्सेगोल से, जो मैंने अभी साथ सिखाई। तो इस तरह से बच्चे ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। एक आधा क्वेश्चन है भाई, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैच करना है आपको, इधर लेफ्ट और राइट साइड दे रखा है, तो बहुत सिंपल सी तरीके है। ये वाला भी अभी अपने पढ़ा लास्ट है, ये गामा रेज की बात हो रही है, और गामा रेज कहाँ यूज होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, रेडियो एक्टिव डिके में। तो C3 के साथ मैच करना है, C3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन ए सही है। देखो तुक्का लग गया, एक मैच कर लिया, बाकी सब हो गए, इनर शेल वाला और ये सब देख लेना इसको। ठीक है, चलिए कुछ आगे क्वेश्चंस और देखते हैं जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिए हैं, जो अभी 23-24 में लॉन्च हुए हैं। 2 पेपर लॉन्च हुए हैं, दोनों के क्वेश्चन है, एक पेपर में 2 क्वेश्चन है, 1 मार्क और 3 मार्क का। तो जनरली आप पेपर में देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 आपका एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन में आपको ई और बी का डायरेक्शन दे रखा है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पूछ लिया। तो एक तो बहुत सिंपल सी चीज है कि ई, बी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो लास्ट के 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पैरेलल की बात कर रहे हैं, ए और बी में से होगा। अब कैसे निकाले, एक्स वाई एक्सिस भी नहीं दे रखी है, हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, तो वहां काम आता है राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या कीजिए, ई पे हाथ रखिए, बी की तरफ घुमाएं। जैसे मैं अपने रूल का यूज करता हूँ, ई पे हाथ रखता हूँ, देखो ये ई वाला एक्सिस नीचे की तरफ है, ई पे हाथ रखा और बी की तरफ घुमा के ले जाऊँ, तो मैं अपनी जो फिंगर्स हैं, अगर 4 फिंगर्स हैं, मैं यहाँ इस साइड रखता हूँ और मैं उसको बी की तरफ घुमा सकता हूँ। मैंने मेरे अपने हाथ को ऐसे घुमा लिया, तो जो थंब आया मेरा वो प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आया। ठीक है, तो ये थंब, हालांकि ये डायग्राम अच्छा नहीं बना इतना, लेकिन आप बना सकते हो इसको। सो अगर देखें, ई पे रखे बी की तरफ घुमाऊंगा, ध्यान रखना जब ई पे रखे बी की तरफ घुमाना है तो एंगल ये ट्रेस करना है, तो आप देखोगे थंब आपका ऑटोमेटिक बाहर आ रहा है, इस पेपर से बाहर आ रहा है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ द पेपर। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चेक करो भाई, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब 3 मार्क का क्वेश्चन आपको मिला, 27 नंबर क्वेश्चन सैंपल पेपर में, वो भी ईएम वेव से है। आपको बताना है कौन सा ईएम वेव है ये, और फिर सबका एक एक मेथड ऑफ प्रोडक्शन बताना है। देखो जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे भाई, वो तो इंफ्रारेड होती है हमारी, जो ओजोन लेयर ऑब्जर्व करती है तो भाई ये तो हमारी यूवी होती है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में स्टडी काम आए तो वो तो हमारी एक्सरे होती है। अब इन तीनों का कोई एक एक प्रोडक्शन बता सकते हो। ठीक है, इसने भी देखो तीनों वेव के नाम दिए, और प्रोडक्शन का कोई भी मेथड लिख सकते हो। ठीक है, 3 मार्क्स का था, हाफ हाफ ऑफ इनका और हाफ ऑफ तीनों का प्रोडक्शन का। फिर ये दूसरा सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च किया, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एमसीक्यू, ईएम वेव चैप्टर का, बट ये ईएम वेव के अलावा सिंपल फॉर्मूले से भी हो सकता है। आपसे कहा कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें बताना है किस रेट से चेंज हो रहा है। प्लेट्स जो है, आपको एक स्क्वायर प्लेट दे रखा है कैपेसिटर का 5 सेंटीमीटर का, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है, आपको दे दिया कि वोल्टेज किस रेट से चेंज हो रहा है।
आपको dv बाई dt क्वेश्चन में गिवन है 60 वोल्ट पर सेकेंड, आपको डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स गिवन है 1.22, आपसे बोला de बाई dt बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है। हालांकि विदाउट ये इस चैप्टर के भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ई जो होता है बच्चे वो v बाई डी होता है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्टिव में, क्योंकि हम टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। तो d बाई डी टी, वी बाई डी, डी कॉन्स्टेंट है बाहर आया, तो 1 बाई डी इंटू डी वी बाई डी टी, 1 बाई डी, डी का वैल्यू आपको 1.2 मिलीमीटर है तो -3 लगा देता हूँ साथ में, डी वी बाई डी टी डायरेक्ट 60 गिवन है, तो देखो ये इससे कैंसिल होगा, आपके पास इसका पॉइंट हटा के 10 लगा देता हूँ, तो 600 डिवाइड बाई 12 इंटू 10⁻3, तो ये आपका आ जाएगा 50, तो कुल मिला के 5 इंटू 10⁻4, ये कोई ऑप्शन है भाई? हाँ ये रहा डी, तो हमारा डी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ओके चलिए चेक करें, डी आंसर है। अब एक क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन भी था सेम पेपर में, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में बोला भाई एक रेडियो वेव और इंफ्रासोनिक, भाई ये साउंड वेव है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव डाइफ्रैक्ट हो जाती है इजीली, मीडियम चाहिए होता है इनको, रेडियो वेव में ऐसा कुछ नहीं है। कहता है इनकी वेवलेंथ सेम है, दोनों एयर में ट्रेवल कर रही हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी या डिफरेंट होगी? भाई दोनों की स्पीड भी पहले तो सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, अगर स्पीड अलग अलग है तो इनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी। रीजन क्यों? स्पीड का रीजन दे सकते हो। दूसरा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है ईस्ट में, ईस्ट में ट्रेवल कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओसिलेट कर रहा है वर्टिकली, ठीक है, इसके ऊपर नीचे, और फ्रीक्वेंसी दे दी 60 किलोहर्ट्ज, आरएमएस वैल्यू दे दी आपको इतनी, टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, ये किसी इंस्टेंट की वैल्यू है, पीक वैल्यू नहीं है। ओके, फ्रीक्वेंसी और आरएमएस वैल्यू बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की है, फ्रीक्वेंसी तो यही सेम आएगी। अब उसकी स्ट्रेंथ पूछ रही है तो बहुत सिंपल है, अरे ई आर एम एस बाई बी आर एम एस तो सी के इक्वल होता है, तो अगर मुझे ई आर एम एस बताना है तो क्या करूंगा, सी मल्टीप्लाई बाई बी आर एम एस। सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁻8, बी की वैल्यू 8 इंटू 10⁻9 गिवन है, तो कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1, तो 2.4 वोल्ट पर मीटर आपका ई का आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। बहुत सिंपल है देखो। लेकिन लास्ट में पूछ लिया डायरेक्शन भी बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, भाई कैसे बताओगे? अगर वेव ईस्ट में जा रही है, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, वेव ईस्ट में जा रही है तो वेस्ट से चली होगी ना, वेस्ट ईस्ट तो डायरेक्शन होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की, वेस्ट से ईस्ट। मैग्नेटिक फील्ड अप एंड डाउन है, तो एक ही डायरेक्शन बची, कौन सी? नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ। तो हमारा जो ईएम वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो बच्चे ये सारा आपको दे रखा है, ठीक है, ये सारा आंसर आप चेक कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ईएम वेव कंप्लीट चैप्टर हो गया है। आई थिंक सो एक डिटेल मैंने कवर की है और आप इसको समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करके जरूर जाना वीडियो को, कमेंट करना कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, प्लस चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का, और इन पीडीएफ को भी मैंने अटैच कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, जय हिंद जय भारत।